मरते हुए एम्परर को देखकर मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें टी वायरस इंजेक्ट करूंगा ताकि चिन शी हुआंग पूरी दुनिया पर कब्जा करने का अपना सपना पूरा कर सके। योर मैजेस्टी, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो शायद आपकी उम्र 10 साल बढ़ा दे या फिर शायद सैकड़ों साल बढ़ा दे, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अगर हम फेल हुए तो शायद पूरा ग्रेट चिन एम्पायर आपके साथ खत्म हो जाएगा। ये वायरस मुझे सिस्टम से मिला था और इसका रिस्क बहुत ज्यादा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे यिंग जंग पर यूज करूंगा, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पूरी दुनिया उसके साथ तबाह हो जाएगी। पर अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस महान एम्परर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यिंग जंग अचानक अपने ड्रैगन बेड से उठकर बैठ गए। क्या जो तुमने कहा वो सच है? यिंग जंग मुझे 10 सालों से जानते थे और उन्हें पता था कि मैं कभी हवा में तीर नहीं मारता। अगर मैंने कहा कि मेरे पास कुछ है तो मतलब है उसी पर। यिंग जंग की आंखों में एक चमक आ गई। मैंने बहुत सीरियस होकर कहा, योर मैजेस्टी, इसका खतरा आपकी सोच से भी परे है। अगर ये फेल हुआ तो शायद इस दुनिया के अनगिनत लोग आपके साथ मारे जाएंगे। क्या आपने सच में सोच लिया है? इस चीज से बहुत लोग अफेक्ट हो सकते थे। जब मुझे ये वायरस मिला था मैं इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर कोई रास्ता ना मिलने के कारण ये अब तक मेरे पास था। यिंग जंग कुछ पल के लिए शांत हो गए और फिर बस कुछ ही सेकंड्स में उनकी आंखों में एक अजीब सा डिटर्मिनेशन आ गया। मैं यिंग जंग कभी हार नहीं मानता, ये उनका अपना कॉन्फिडेंस था। वो पहले एम्परर थे जिन्होंने 3 सॉवरेन्स एंड 5 एम्परर्स का टाइटल खुद को दिया था। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ जीत हासिल की है। उनके डिक्शनरी में हार नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। मैंने अपना सिर हिलाया। यिंग जंग का यही एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद था और इसी वजह से मैं 15 सालों से ग्रेट चिन कोर्ट में एक ऑफिशियल के रूप में काम कर रहा था। दूसरों के लिए शायद ये पूरी दुनिया की किस्मत पर लगाया गया एक बहुत बड़ा सट्टा था, लेकिन यिंग जंग के लिए ये कोई सट्टा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जीतेंगे। यिंग जंग ने बेताबी से पूछा, आखिर वो चीज है क्या? अब जब उम्मीद उनके सामने थी वो एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। मैंने कहा, इस चीज का नाम टी वायरस है। मेरे हाथ में एक ब्लू इंजेक्शन आ गया। योर मैजेस्टी, यही वो आखिरी उम्मीद है। ये बहुत खतरनाक है। अगर जरूरी ना होता तो मैं इसे कभी बाहर नहीं निकालता। इसे इस्तेमाल कैसे करना है? यिंग जंग की आंखें मेरे हाथ में मौजूद इंजेक्शन पर टिकी थी। वो एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरें हटाना नहीं चाहते थे। मैंने बहुत ओपनली एक्सप्लेन किया, जैसे ही ये शरीर के अंदर जाएगा ये इंसान के पूरे शरीर को बदल कर रख देगा। अगर शरीर इसे झेल गया तो इंसान हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन अगर शरीर इसे नहीं झेल पाया तो इंसान अपना दिमागी कंट्रोल खो बैठेगा और एक जिंदा लाश बन जाएगा। ये किसी महामारी की तरह है। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो गया तो ये बहुत तेजी से फैलेगा और दुनिया के सभी लोगों को एक खूंखार बिना दिमाग के मॉन्स्टर में बदल देगा। अगर ऐसा हुआ तो ग्रेट चिन एम्पायर 1 महीने से भी कम समय में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यिंग जंग ने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर कुछ देर सोचकर उन्होंने अपना सिर हिलाया। मुझे समझ आ गया, अगर ये फेल हुआ तो मैं एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाऊंगा जिसे सिर्फ इंसानों का खून मांस चाहिए होगा। हाँ योर मैजेस्टी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको खुद अपने हाथों से मार दूंगा। यिंग जंग मेरी तरफ और मेरे हाथ में मौजूद टी वायरस की तरफ देखते रहे और फिर से गहरी सोच में डूब गए। मैंने उन्हें कोई प्रेशर नहीं किया, चुपचाप उनके फाइनल डिसीजन का वेट कर रहा था। यिंग जंग ने शुरू से लेकर एंड तक मेरी बातों पर कभी डाउट नहीं किया था। उनका रूल था, जिस पर डाउट हो उसे काम मत दो और जिसे काम दो उस पर डाउट मत करो। वो जिन लोगों पर ट्रस्ट करते थे उन पर कभी शक नहीं करते थे। यही एक महान एम्परर का कॉन्फिडेंस था। उन्हें पता था कि वो लोगों को पहचानने में कभी गलती नहीं करते और मैं उनके ट्रस्ट के काबिल था। कुछ देर बाद यिंग जंग अपने ड्रैगन बेड से धीरे धीरे उठे और अपने हाथ जोड़कर बोले, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूं। ये उनका डिसीजन था और एम्परर बनने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने किसी के सामने ऐसे हाथ जोड़े थे। मैंने भी सिर हिलाया और कामली उनकी रिस्पेक्ट एक्सेप्ट की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर मैंने आगे कहा, जिंदगी बढ़ाने का ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ही बार में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसके लिए योर मैजेस्टी, पहले आपके शरीर को दवाइयों के जरिए इसकी पीक कंडीशन में लाना होगा, तभी हम ये ट्राई कर सकते हैं। यिंग जंग की अभी जो कंडीशन थी, मुझे 100% श्योर था कि ये सक्सेस नहीं होगा। कम से कम 90% चांस था कि ये फेल हो जाएगा और मैं सच में नहीं चाहता था कि यिंग जंग को एक मॉन्स्टर बनता हुआ देखूं और फिर उनका सिर उड़ा दूं। और वैसे भी ग्रेट चिन अभी अंदर और बाहर दोनों तरफ से दांजर में है। कोर्ट के अंदर भी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है। योर मैजेस्टी, आपको सब कुछ प्रिपेयर करना होगा, तभी हम प्लान स्टार्ट कर सकते हैं। यिंग जंग ने मेरी बात मान ली। सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से होगा। कल सुबह कोर्ट में मैं एक ऑर्डर पास करूंगा जिसमें तुम्हें मेरी जगह पूरी पावर दी जाएगी। ग्रेट किन के अंदर और बाहर के सभी मैटर्स अब तुम्हारे हाथ में हैं।
यिंग जिंग ने कहा, ये तो टाइगर सील्स हैं। एक सील से तुम शेन्यान के 1 लाख रॉयल गार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो और दूसरी से नॉर्दर्न बॉर्डर के 3 लाख आर्मर्ड सोल्जर्स को मैं ये दोनों तुम्हें दे रहा हूं। ये कहते हुए यिंग जिंग ने अपनी पॉकेट से 2 सील्स निकाली और मुझे दे दी। कल से अगर पूरे ग्रेट चिन में किसी ने भी तुम्हारे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसे सीधा मौत की सजा मिलेगी। इस पूरी दुनिया में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि टी वीरुस कितना खतरनाक है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो मुझे अपनी पूरी लाइफ एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में बितानी पड़ेगी। और ऊपर से यिंग जंग का मुझ पर ये अनकंडीशनल ट्रस्ट। मुझे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा था। मुझे लगा था कि यिंग जंग टी वायरस यूज करने के लिए मान जाएंगे, पर उन्हें थोड़ा डाउट जरूर होगा, लेकिन उन्होंने तो मुझे पूरी पावर ही दे दी। मैं थोड़ा हेजिटेट हुआ। योर मैजेस्टी, क्या आप सच में मुझ पर इतना बिलीव करते हैं? यिंग जंग ने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं अपना डिसीजन ले चुका हूं, मुझे निराश मत करना। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। ये कहकर मैं मुड़ा और कीलन हॉल से बाहर आ गया। मुझे भी अब प्रेपरेशंस करनी थी। पैलेस से बाहर आते ही मैंने तुरंत एक्शन नहीं लिया। मुझे यिंग जंग को भी थोड़ा टाइम देना था ताकि वो अपने पेंडिंग काम पूरे कर सके। भी एक सर्वेंट भागता हुआ मेरे पास आया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्रिंस आपको लुजोंग पेविलियन में एक पार्टी के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। उस सर्वेंट ने मुझे एक इनविटेशन कार्ड दिया। कौन से प्रिंस? मैंने फ्राउन करते हुए पूछा। मुझे अंदर से पता था कि वो कौन हो सकता है। सर, वो 18th प्रिंस हैं। मैं हल्का सा हंसा, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। यिंग जंग के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन कोर्ट में सिर्फ 2 ही बेटों की पावर चलती थी। एक था एल्डेस्ट प्रिंस फुसु और दूसरा था 18th प्रिंस हुहाई। 1 साल पहले हुआई के एक जाल में फंसकर फुसु को यिंग जंग ने नॉर्दर्न बॉर्डर पर सजा के तौर पर भेज दिया था। कहने को तो वो बॉर्डर प्रोटेक्ट करने गया था, लेकिन एक्चुअली यिंग जंग चाहते थे कि फुसु आर्मी के बीच अपनी रिस्पेक्ट बनाए। पर सैडली फुसु अपने पिता का असली प्लान कभी नहीं समझ पाए और इस 1 साल में हुहाई कोर्ट में और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। आधे से ज्यादा ऑफिसर्स अब उसकी साइड में थे और पूरी कोर्ट में सिर्फ मैं एक ऐसा ऑफिसर था जिसने अभी तक किसी की साइड नहीं ली थी। मैंने अपना सिर हिलाते हुए वो इनविटेशन कार्ड फेंकना चाहा, पर अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने पूछा, तुम्हारे प्रिंस ने और किसको इनवाइट किया है? उस सर्वेंट ने कहा, सर, प्रिंस ने जनरल मेंग टियान को छोड़कर बाकी सभी 9 मिनिस्टर्स को बुलाया है। मैंने एक सार्कास्टिक स्माइल दी। तुम्हारे प्रिंस की हिम्मत तो बहुत बड़ी है। 9 मिनिस्टर्स का मतलब था ग्रेट चिन के 9 पिलर्स। जनरल मेंग टियान भी उन 9 मिनिस्टर्स में से एक थे और हुहाई ने मेंग टियान को छोड़कर बाकी 8 मिनिस्टर्स को अपनी प्राइवेट पार्टी में बुला लिया। किसी भी प्रिंस का ऑफिशियल्स को प्राइवेट पार्टी में बुलाना एक बहुत बड़ा क्राइम था। अगर ये बात बाहर आ गई तो सीधा सिर कट सकता है। हुहाई अब इतना अरोगेंट हो गया है। मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। चलो, रास्ता दिखाओ। ये अच्छा मौका था थोड़ा एक्शन करने का और इन सबको ये याद दिलाने का कि ग्रेट किन की कोर्ट में असली पावर किसके पास है। लुजोंग पेविलियन के टॉप फ्लोर पे हुहाई खीदकी के पास बैठा शियानयांग की स्ट्रीट्स को देख रहा था। टीचर, क्या आपको लगता है कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर आएंगे? जाओ गाओ ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा। अगर वो स्मार्ट होंगे तो वो आपका इन्विटेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। एम्परर की कंडीशन अब कुछ ही सालों की है। प्राइम मिनिस्टर एक स्मार्ट इंसान है। पूरे ग्रेट चिन में अगला एम्परर सिर्फ आप ही बन सकते हैं। उन्हें भी तो अपने फ्यूचर के लिए कोई रास्ता बनाना होगा ना। बस डर ये है कि कहीं वो मेंग टियान की तरह स्टबर्न ना निकले। मेंग टियान का नाम सुनते ही हुहाई की आंखों में नफरत आ गई। जाओ गाओ ने हंसते हुए कहा, टेंशन मत लीजिए। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के पास ऑफिशियल्स को चेक करने की पावर तो है, लेकिन उनके पास आर्मी नहीं है। वो कुछ उखाड़ नहीं सकते। हुहाई ने थोड़ा वरी होते हुए पूछा, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में 10 साल हो गए हैं। क्या इन 10 सालों में उन्होंने सच में अपनी कोई पावर नहीं बनाई? जाओ गाओ ने सिर हिलाया। आप टेंशन मत लीजिए प्रिंस, लो वांग की पावर आपको पता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो लुओंग न ढूंढ सके। इन 10 सालों में लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बहुत शांत रहे हैं। कोर्ट में उनका कोई फैक्शन नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। हुआई ने रिलीफ की सांस ली। आज अगर मैं लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को अपनी साइड कर लूं तो थ्रोन बस मेरे हाथों में होगा। हुआई अपनी क्रेजी हंसी नहीं रोक पाया। इतने सालों के इंतजार के बाद आखिर वो उस पोजीशन पर बैठने वाला था। लुजोंग पेविलियन के बाहर मेरी कैरेज धीरे से आके रुकी। सर्वेंट ने रिस्पेक्टफुली कहा, सर हम आ गए। मैं कैरेज से बाहर निकला। चलो रास्ता दिखाओ। टॉप फ्लोर पर लियो वांग का एक असासिन हुआई के पास आया। प्रिंस, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं। ये सुनकर हुआई का चेहरा खुशी से खिल उठा। लगता है हमारे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सच में बहुत स्मार्ट हैं। कंग्रेचुलेशंस प्रिंस, अब आपका काम पूरा हुआ समझो। जाओ गाओ भी बहुत खुश था। हुआई के एम्परर बनते ही जाओ गाओ दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। उसकी सालों की प्लानिंग रंग ला रही थी और हुआई को भी उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चलो अपने प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा वेट नहीं कराते। हुआई बहुत अच्छे मूड में था और वह जाओ गाओ को लेकर पवेलियन के हॉल में आ गया। 9 मिनिस्टर्स अपनी अपनी जगह
जगह बैठे थे और उनके नीचे और भी कई ऑफिशियल्स थे। सबके चेहरों पर एक अजीब सी हंसी थी, लेकिन कुछ लोगों की आंखों में टेंशन भी थी। ये सब बहुत सालों से ग्रेट चिन में काम कर रहे थे। वो सब चालाक लोमदरिया थे। उन्हें अच्छे से पता था कि हुआई ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे देखते ही सब ऑफिशियल्स खड़े हो गए और स्माइल करते हुए मेरी तरफ आए। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, प्लीज मेन सीट पर बैठिए। सोबो ने मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया और हॉल की सबसे बेस्ट सीट मुझे ऑफर की। मैंने पूरे हॉल को स्कैन किया और उन 9 मिनिस्टर्स को पहचान लिया। लांग जोंग लिंग, जाओ गाओ और जीसू नेशी मेंगतियन को छोड़कर बाकी 7 मिनिस्टर्स वहां प्रेजेंट थे। वाह, बहुत अच्छे। मेरी आंखों में खून सवार था। आज इस ग्रेट चिन को मुझे टॉप से बॉटम तक सा करना पड़ेगा। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। ऑफिशियल्स मुझे ऐसे खड़ा देखकर ऑकवर्ड फील करने लगे और एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कि मेरे दिमाग में काबा। लेकिन मेरा ये बिहेवियर उन्हें एक डेंजर सिग्नल दे रहा था। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए। क्या मैंने कोई गलती कर दी? प्लीज प्राइम मिनिस्टर बैठिए ना। मैं अपनी गलती के लिए 3 ग्लासेस शराब पीकर मारी मांगता हूँ। तभी हुआई और जाओ गाओ सबकी नजरों के सामने आ गए। जब मैं यहाँ पहुंचा था तब वो छुपकर मुझे देख रहे थे और अब बाहर आ गए। मैंने हुआई को इग्नोर किया और बिना कुछ रिएक्ट किए वहीं खड़ा रहा। मैं बस ये सोच रहा था कि इन सब लोगों को कैसे हैंडल करूं। जब हुआई ने देखा कि मैं उसे भाव भी नहीं दे रहा तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगा, लेकिन थ्रोन के लिए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मेरे पास आकर फेक गुस्से में बोला, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बैठ क्यों नहीं रहे? क्या आपको मेरा ये लूजोंग पेविलियन पसंद नहीं आया? मैंने मुड़कर हुआई को देखा और सिर हिलाया। हाँ, नहीं आया। हुआई एकदम से ब्लैंक हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वहां खड़े सभी ऑफिशियल्स मुझे हॉरर आइज से देख रहे थे। सीने एकदम ऑकवर्ड हो गया था। मिनिस्टर्स ने एक दूसरे को देखा, अपना सिर नीचे कर लिया और अपने अपने पैरों को घूरने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, आपका क्या मतलब है? मेरे प्रिंस ने आपको रेस्पेक्ट के साथ इन्वाइट किया है और आप ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं। जाओ गाओ फ्राउन करते हुए हुआई के आगे आ गया। जाओ गाओ को अपनी पावर पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि मैं उसे कुछ नहीं कर सकता। पिछले 2 सालों से उसके प्लान एकदम परफेक्ट चल रहे थे, जिसकी वजह से उसका ईगो आसमान पर था। एक आधा औरत आधा आदमी इंसान, तुम्हारी औकात है मेरे बीच में बोलने की? मैंने जाओ गाओ को बहुत घिनौनी नजर से देखा। जाओ गाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आग थी। साइलेंस। मैंने लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को यहाँ इनवाइट किया है, उन्हें रिस्पेक्ट दो। और प्राइम मिनिस्टर, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ। हुआई से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। अगर वो अब चुप रहता तो वे कोर्ट में अपनी रिस्पेक्ट खो देता। और ऊपर से जाओ गाओ के गारंटी देने पर हुआई के अंदर और कुरज आ गया था। उसे लगा ये प्राइम मिनिस्टर सिर्फ नाम का है, इसके पास कोई आर्मी नहीं है, मैं इसे आराम से रास्ते से हटा सकता हूं। मैंने हुआई की तरफ देखा और कहा, किसी भी प्रिंस का ऑफिशियल्स को प्राइवेट पार्टी में बुलाना लॉ के हिसाब से क्या क्राइम है? ये सुनते ही हुआई का चेहरा एकदम डार्क हो गया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, क्या आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? वहां मौजूद सभी मिनिस्टर्स ने भी अब सिर उठाकर हमारी तरफ देखना शुरू कर दिया। अभी तक वो सब इग्नोर कर रहे थे, पर अब बात उन पर आ गई थी। उनका यहाँ आना एक छोटा मैटर भी हो सकता था और बहुत बड़ा भी, पर अगर ये बात एम्परर तक पहुंच गई तो ये बिल्कुल छोटा मैटर नहीं होगा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, कुछ बातें ना ही बोली जाए तो अच्छा है। फेंग चैंग, मिनिस्टर ऑफ सेरेमोनीज, ली सीए से रहा नहीं गया और उसने बोल दिया। मैंने ली सीए की तरफ बहुत ठंडी नजर से देखा। इसका मुंह तोड़ दो। मेरे पीछे खड़ा मेरा बूढ़ा कैरेज ड्राइवर अचानक एक्शन में आ गया। एक सेकंड में वो ली सीए के सामने पहुंच गया और एक जोरदार थप्पड़। उस थप्पड़ ने ली सीए के राइट साइड के गाल का पूरा मांस ही उखाड़ दिया। ली सीए की आंखें फटी रह गईं। वो बैलेंस खोकर पीछे गिरा। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो वो आधा मर चुका हो। ना कोई कॉन्शियसनेस, ना कोई दर्द। कुछ सेकंड्स बाद ली सीए होश में आया और फिर एक ऐसी भयानक चीख निकली जिसने वहां खड़े हर इंसान की रूह कंपा दी। उस चीख ने सबको वापस रियलिटी में ला दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जाओ गाओ, जो खुद एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट था, वो उस कैरेज ड्राइवर की स्पीड देख सकता था। उस एक थप्पड़ से उसे समझ आ गया कि ये बूढ़ा दिखने वाला इंसान कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, बल्कि उसके लेवल का एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है। और ली सीए, जिसे ये थप्पड़ बड़ा था, जाओ गाओ के हिसाब से वो अब डेड मीट था। वो 1 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस थप्पड़ ने ली सीए के अंदरूनी ऑर्गन्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। 1 घंटे बाद वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। मैंने फिर हुआई की तरफ देखा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, प्रिंस का ऑफिशियल्स को प्राइवेट पार्टी में बुलाना लॉ के हिसाब से क्या क्राइम है? मैंने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और हुआई को घूर कर देखा। हुआई वहीं फ्रीज हो गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर कोर्ट में इतना क्वाइट रहता है, जिसके पास कोई पावर नहीं है,
वो अचानक इतना अग्रेसिव कैसे हो गया? पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने कभी इन चीजों में दखल नहीं दिया था और ना ही कभी सुना था कि प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसे खतरनाक फाइटर्स हैं। उसका सिर्फ एक कैरेज ड्राइवर ही मास्टर लेवल का फाइटर निकला। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, आपको इतना अग्रेसिव होने की क्या जरूरत है? जाओ गाओ ने फिर से हिम्मत जुटाकर बीच में आने की कोशिश की। मैं अचानक आगे बढ़ा और अपना राइट हैंड निकालकर सीधा जाओ गाओ का गला पकड़ लिया। अगर तूने एक वर्ड भी और बोला ना तो मैं तेरी जीभ काट दूंगा। मेरी ठंडी आवाज जाओ गाओ के कानों में गूंजी। जाओ गाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके प्यूपल्स सिकुड़ गए और उसके चेहरे पर प्योर शॉक था। उसने देखा कि मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा हूं। मेरी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो चाह कर भी मुझे डॉज नहीं कर पाया। जाओ गाओ ने कुछ बोलने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। हु हाई भी मुझे खौफनाक नजरों से देख रहा था। ये लो वांग आखिर क्या इंफॉर्मेशन जमा कर रहा था? प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है और लो वांग को भनक तक नहीं लगी। हु हाई को अपने टीचर की पावर पता थी। वो मार्शल आर्ट्स मास्टर्स में टॉप लेवल पे आता था, लेकिन मेरे सामने वो एक कीड़े की तरह लग रहा था। तूने एम्परर को सालों सर्व किया है, सिर्फ इसीलिए मैं आज तेरी जान नहीं ले रहा। एक सर्वेंट होकर सर्वेंट की तरह रहे, अपनी औकात मत भूल। मैंने धीरे से अपना हाथ हटाया और बहुत कोल्ड लुक के साथ जाओ गाओ को देखा। जाओ गाओ अब जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने अभी मौत को बहुत करीब से देखा था। उसने अभी मौत को बहुत करीब से सांस ले रहा था। उसने अभी मौत को बहुत करीब से सांस ले रहा। मैंने फिर हु हाई की तरफ देखा। हु हाई ने डरते हुए अपना थूक निगला। अब उसकी सारी आरोगेंस हवा हो चुकी थी। प्रिंस, क्या अब तुम आंसर दोगे? लॉ के हिसाब से सजा क्या है? लॉ के हिसाब से 3 सेक्स लैशेस कोरे की सजा है। हु हाई ने बहुत डरते हुए आंसर दिया। 3 सेक्स कोरे, ये कोई बहुत बड़ी सजा नहीं थी। हु हाई इसे आराम से बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जो चीज हु हाई एक्सेप्ट नहीं कर सकता था वह यह था कि सजा पब्लिक के सामने दी जाएगी। कपड़े उतारकर, ये एक तरह का पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। वह ये बेइज्जती कैसे सह सकता था? इसीलिए ज्यादातर प्रिंसेस कोड़े खाने से बेहतर एग्जाइल जाना पसंद करते थे। ह्वांगजोंग, मैंने आवाज दी। यस सर, उस बूढ़े ड्राइवर ने एक दमदार आवाज में जवाब दिया। वो मुझे 3rd ईयर के सिस्टम रिवॉर्ड में मिला था। 5 टाइगर जनरल्स में से एक ह्वांगजोंग, जो अब मेरा कैरेज ड्राइवर था। 18th प्रिंस को 300 लैशेस की सजा दो। मेरी इस बात ने हु हाई के होश उड़ा दिए। ये सच में मुझे सजा दे रहा है? क्या इसे डर नहीं है कि यिंगजन के मरने के बाद मैं इससे बदला लूंगा? ह्वांगजोंग धीरे धीरे हु हाई की तरफ बढ़ने लगा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, मैं हुआई हूं, मैं एक प्रिंस हूं। हु हाई ने बोलने की कोशिश की, पर मेरी ठंडी आंखें देखकर वह चुप हो गया। प्रिंस प्लीज, ह्वांगजोंग ने अपना हाथ आगे करते हुए इशारा किया। एक लंबा सा बेंच हु हाई के सामने रख दिया गया। हु हाई ने वहां खड़े ऑफिशियल्स को देखा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उससे आई कांटेक्ट करने की। कोई भी इस मैटर में नहीं बदलना चाहता था। रूल के हिसाब से प्रिंस को सजा देने कहा 9 मिनिस्टर्स में से किसी एक को था, पर अब किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। जाओ गाओ ने भी। हु हाई का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे अंदर से बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। यह ह्यूमिलिएशन, मैं इसका बदला 100 गुना ज्यादा लूंगा। मैं एक प्रिंस हूं और ये प्राइम मिनिस्टर मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है। हु हाई के दिल में मेरे लिए नफरत भर चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ये बेंच मैं संभाल कर रखूंगा और एक दिन इस प्राइम मिनिस्टर को इसी बेंच पर लेटाकर सजा दूंगा। हॉल में मौजूद सारे ऑफिशियल्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई भी हु हाई को पिटते हुए नहीं देखना चाहता था। स्टार्ट, मैंने ऑर्डर दिया। स्टार्ट। ह्वांगजोंग ने बेंच के पास से एक लंबा सा डंडा उठाया और जोर से हु हाई पर दे मारा। हु हाई ने एक दबी हुई चीख निकाली और अपना दर्द सहने की पूरी कोशिश की ताकि आवाज बाहर ना आए। 15 मिनट बाद पूरे 300 लैशेस खत्म हुए। हु हाई का दिमाग अब सुन्न बढ़ चुका था और वो आधा बेहोश था। इन 300 लैशेस के बाद ये पक्का नहीं था कि हु हाई अपनी बाकी की लाइफ में कभी अपने पैरों पर खड़ा भी हो पाएगा या नहीं। ये भयानक सीने देखकर वहां मौजूद सभी ऑफिशियल्स की रूह कांप उठी। आज लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को हो क्या गया है? ये वो प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। जब ये 18th प्रिंस को इस तरह पीट सकता है तो हम किस खेत की मूली है? जाओ गाओ धीरे से हु हाई के पास गया और अपनी इंटरनल एनर्जी ची हुआई की बॉडी में ट्रांसफर करने लगा ताकि उसे कुछ पेन रिलीफ मिल सके। मैं पूरे टाइम बिल्कुल शांत खड़ा रहा। सजा खत्म होने के बाद मैं आराम से चलकर हुआई के सामने गया। प्रिंस, क्या आप अपनी सजा मानते हैं? अभी वो जिस ह्यूमिलिएटेड कंडीशन में था उसके दिल में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, लेकिन वो अपनी ये नफरत दिखा नहीं सकता था। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। जी, हु हाई ने अपने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैंने ऊपर से नीचे हु हाई को देखते हुए पूछा। हु हाई ने अपने दोनों हाथ कसकर मुट्ठी में बंद कर लिए। अभी मेरा एटीट्यूड एकदम उसके पिता एम्परर यिंगजेंग जैसा था। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मैंने फिर पूछा। हु हाई में एक गहरी सांस ली। मुझे मेरी गलती का एहसास है। प्रिंस, आपको क्या लगता है कि एक ऑफिशियल मंत्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? हु हाई बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं। वह बस किसी तरह यहां से निकलना चाहता था।
ऑफिशियल को ऊपर अपने एम्परर के लिए लॉयल होना चाहिए और नीचे अपनी पब्लिक के लिए फेयर होना चाहिए। हु हाई ने कोई भी रैंडम आंसर दे दिया। मेरी इस लाइन ने पूरे लुजोंग पेविलियन में एकदम साइलेंस कर दिया। हु हाई और वहां मौजूद सभी मिनिस्टर्स को मेरा मतलब समझ आ गया था। एम्परर अगर ऑफिशियल को मरने के लिए कहे तो उसे मरना डरेगा। एक ऑफिशियल का काम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करना है। मेरी आंखें एकदम तेज हो गईं। मैंने वहां मौजूद हर इंसान को घूर कर देखा। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई अपना सिर उठाकर मुझसे आई कांटेक्ट करने की। जब तुम एक कुत्ते हो तो तुम्हें एक कुत्ते की तरह बिहेव करना चाहिए, सही कहा ना मिस्टर जाओ? मैंने अचानक जाओ गाओ की तरफ देखकर पूछा। जाओ गाओ का चेहरा एकदम से डार्क हो गया, लेकिन वो मुझे पलटकर जवाब नहीं दे सकता था। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने ये लेसन सीख लिया है। जाओ गाओ ने कहा, आज के लिए इतना ही काफी है, अब तुम सब लोग अपना अपना ख्याल रखना। मैंने सब ऑफिशियल्स को एक लास्ट वार्निंग लुक दिया और फिर हुआंगजोंग के साथ लुजोंग पवेलियन से बाहर निकल गया। मेरा इन लोगों को मार करने का कोई इरादा नहीं था। ये सब ऑफिशियल्स एक दिन मारे जाएंगे, लेकिन ये शांति से नहीं मरेंगे। मैं इनकी मौत को एक एग्जाम्पल बनाऊंगा ताकि पूरी कोर्ट डर से काम पे। मुझे कारेज में बैठ के जाते हुए देखकर हु हाई गुस्से से चिल्लाया, मैं इसे मार डालूंगा। बेशक अगर मैं वहां होता तो वो एक वर्ड भी बोलने की हिम्मत नहीं करता। जाओ गाओ ने कहा। वहां मौजूद ऑफिशियल्स अपना सिर नीचे किए खड़े रहे। वो सब बस यही एक्ट कर रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ नहीं सुना। किसी की हिम्मत नहीं थी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की। जब हु हाई थोड़ा शांत हुआ तो सभी ऑफिशियल्स ने जल्दी जल्दी बो किया और लुजोंग पवेलियन से भाग निकले। हु हाई नफरत भरी नजरों से उन ऑफिशियल्स को जाते हुए देख रहा था। आज उसने मुझे अपनी साइड करने के लिए बुलाया था, पर उल्टा मैंने उसके बाकी ऑफिशियल्स को भी डराकर भगा दिया। आज के बाद हु हाई की पावर आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी थी। सब के सब लोजर हैं। हु हाई बेंच पर लेटे लेटे गुस्से से बड़बड़ाया। एक ऑफिशियल जो धीरे चल रहा था, उसने हु हाई की बात सुन ली। वह डर के मारे लड़खड़ाया और गिरने से बचा। उसने जल्दी से अपने आप को बैलेंस किया और भागकर पवेलियन से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में लुजोंग पवेलियन में सिर्फ हु हाई और जाओ गाओ बचे थे। टीचर, क्या लो वांग की इंटेलिजेंस सच में एक्यूरेट थी? हु हाई ने जाओ गाओ की तरफ देखते हुए पूछा। अगर जाओ गाओ ने लो वांग की गारंटी ना दी होती तो हु हाई मुझ जैसे खतरनाक इंसान से कभी पंगा नहीं लेता। जाओ गाओ, जो अभी तक बहुत कॉन्फिडेंट था, अब चुपचाप हु हाई के पास खड़ा था। उसकी आंखों में बहुत गहरे राज छिपे थे। इस बार गलती मेरी थी प्रिंस, टेंशन मत लीजिए। आज जो भी हुआ है हम इसका बदला जरूर लेंगे। कुछ देर बाद जाओ गाओ ने कहा। उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट था। हालांकि मैं उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत बाहर निकला था, लेकिन जाओ गाओ ने इतने सालों में जो पावर बनाई थी वे भी कोई मजाक नहीं थी। और अब जब एम्परर यिंग जंग मरने वाले थे, जाओ गाओ को 100% कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे हरा देगा। इतने सालों कोर्ट में राज करने वाला जाओ गाओ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। टीचर, मुझे फिर से निराश मत करना। जाओ गाओ की बात सुनकर हु हाई को थोड़ी तसल्ली मिली। उसे जाओ गाओ की पावर पता थी। आज जो भी हुआ वो आउट ऑफ सिलेबस था। हु हाई को लगा कि मैंने खुद को बहुत गहराई में छुपा कर रखा था, लेकिन अगर उसके टीचर ने अपनी पूरी पावर यूज की तो मेरे सारे सीक्रेट्स बाहर आ जाएंगे। जाओ गाओ की आंखों में स्टॉर्म चल रहा था। अब प्लान कैसे बनाना है ये मैं देखूंगा। हु हाई को अपने लोअर बैक पर भयानक दर्द फील हो रहा था। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा आ गया। मुझे वापस घर ले चलो। हु हाई के माथे पर पसीने की बूंदें थी। जाओ गाओ ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि वे हु हाई को उठाएं और फिर वे लोग लुजोंग पेविलियन से निकल गए। अगले दिन मॉर्निंग कोर्ट चीलिन हॉल। सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स अलग अलग खड़े थे, पर सबकी आंखें हैरानी से एम्परर यिंग जंग को देख रही थी, जो ड्रैगन थ्रोन पर बहुत रुतबे के साथ बैठे थे। जब से यिंग जंग बीमार पड़े थे वे बहुत टाइम से मॉर्निंग कोर्ट में नहीं आए थे, लेकिन आज यिंग जंग बिल्कुल परफेक्ट पोस्चर में बैठे थे। उनका चेहरा एकदम सीरियस था। सबको लगा कि उनके महान फर्स्ट एम्परर वापस फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन कल रात की पार्टी में जाने वाले ऑफिशियल्स अंदर से बहुत डरे हुए थे। वो बार बार छुप छुप कर मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं मेरे एक वर्ड से उनका सिर धड़ से अलग ना हो जाए। यिंग जंग थ्रोन पर बैठे सब ऑफिशियल्स का रिएक्शन नोट कर रहे थे। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, पर उन्होंने बहुत कामली कहा, मुझे फील हो रहा है कि मेरी हेल्थ अब ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अगले 6 महीने आराम करूंगा और इस बीच कोर्ट के सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर लेंगे। ये बात सुनते ही पूरी कोर्ट शॉक में चली गई। किसी को समझ नहीं आया कि एम्परर ने मुझे रीजेंट कार्यवाहक राजा क्यों बना दिया। योर मैजेस्टी, हिस्ट्री गवाह है कि रीजेंट का पोजीशन हमेशा रॉयल फैमिली राजघराने के मेंबर को ही मिलता है। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर रॉयल ब्लड लाइन से नहीं है। उन्हें रीजेंट बनाना रूल्स के खिलाफ है। योर मैजेस्टी, एल्डेस्ट प्रिंस फुसू अब मैच्योर हो चुके हैं, वो रीजेंट बन सकते हैं।
प्लीज अपना फैसला वापस लीजिए। सारे ऑफिशियल्स के चेहरे पेल हो गए। अपना फैसला वापस लीजिए। पूरी कोर्ट में एक के बाद एक ऑफिशियल्स मेरा विरोध करने लगे। प्राइम मिनिस्टर को रीजेंट बनाना चिन हिस्ट्री में पहले भी बहुत बड़ी गलती साबित हो चुका है। जब लुबुए को पावर मिली थी तो पूरी कोर्ट करप्ट हो गई थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं बची थी, फैक्शंस बन गए थे। लुबुए के टाइम पर जो गंदगी मची थी उसका खौफ आज भी ऑफिशियल्स के दिलों में है। और अब एम्परर फिर से वही गलती कर रहे हैं और लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को इतनी पावर दे रहे हैं। बहुत से ऑफिशियल्स मेरी तरफ खौफनाक नजरों से देख रहे थे। अगर एक और लुबुए पैदा हो गया तो ग्रेट चिन की कोर्ट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मेरे खिलाफ जाने का रिस्क उठाकर भी सारे ऑफिशियल्स एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और एम्परर यिंगजंग से अपना फैसला वापस लेने की रिक्वेस्ट करने लगे। और मैं मेन कैरेक्टर बहुत ही शांत खड़ा था। मैंने खुद को डिफेंड करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कि वो लोग मेरे बारे में बात ही ना कर रहे हों, क्योंकि मुझे पता था एम्परर का फैसला ये ऑफिशियल्स नहीं बदल सकते। जाओ गाओ भी शौक में मेरी तरफ देख रहा था। कल की इंसिडेंट के बाद उसने रात भर मुझे हराने का प्लान बनाया था, पर उसे इंप्लीमेंट करने से पहले ही एम्परर ने अपनी सारी पावर मुझे सौंप दी। जाओ गाओ की आंखों में बाकी ऑफिशियल से कहीं ज्यादा डर और टेंशन थी। उसे अब समझ आ रहा था कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूं। अब जब मेरे पास रेजेंट की पावर आ गई है, मुझे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए मुझे हर कीमत पर एम्परर का यह फैसला रोकना होगा। जाओ गाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और घुटनों के बल बैठकर बोला, योर मैजेस्टी, बाकी ऑफिशियल्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। रेजेंट की पावर हमेशा रॉयल फैमिली के पास होनी चाहिए। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत हाई है, पर वो रूल के हिसाब से फिट नहीं है। मुझे लगता है 18th प्रिंस हु हाई बहुत स्मार्ट और मैच्योर है, उन्हें रीजेंट बनाया जाना चाहिए। जाओ गाओ के बोलने के बाद पूरी कोर्ट फिर से एम्परर से फैसला बदलने की रिक्वेस्ट करने लगी। योर मैजेस्टी, मुझे लगता है प्रिंस फुसू मैच्योर भी हैं और टैलेंटेड भी, वो रीजेंट के लिए परफेक्ट चॉइस है। घुटनों पर बैठे कुछ ऑफिशियल्स ने फुसू का नाम लिया। जाहिर सी बात है, अगर एम्परर सच में रीजेंट ढूंढ रहे हैं तो वो लोग ये पावर हु हाई को नहीं लेने देंगे। प्रिंस हु हाई अभी बहुत छोटे हैं। रीजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। मुझे डर है वो इसे संभाल नहीं पाएंगे। योर मैजेस्टी, प्लीज दोबारा सोचिए। उसके बाद किसी और ऑफिशियल ने सपोर्ट किया, योर मैजेस्टी, प्रिंस फुसू का नाचर बहुत सॉफ्ट है। अभी 6 किंगडम्स के रेबल्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। हमें एक स्ट्रिक्ट लीडर चाहिए। और इस तरह कोर्ट के अंदर फुसू और हु हाई के सपोर्टर्स आपस में बहस करने लगे। मैंने अपना सिर हिलाया। एम्परर ने अभी कुछ बोला भी नहीं और ये लोग इतना आरोगेंट हो रहे हैं। यिंगजंग ने किसी को चुप नहीं कराया। उन्होंने बस अपनी आंखें हल्की सी बंद की और फिर एकदम शांत हो गए। सब ऑफिशियल्स ने जब देखा कि एम्परर यिंगजंग के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं है तो कोर्ट में धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। अब उन्हें डर लगने लगा था। ये इतना बड़ा मैटर है और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये तो सीधा एम्परर की डिसरेस्पेक्ट है। यिंगजंग ने इस सब से बस एक ही चीज निकाली, मेरे ग्रेट चिन में मेरे फैसले तुम लोग कब से करने लगे। जब पूरी कोर्ट शांत हो गई तब यिंगजंग ने स्लोली वहां मौजूद हर ऑफिशियल की तरफ देखा और बहुत काम टोन में कहा। यिंगजंग की आवाज में गुस्सा नहीं था, पर वहां मौजूद हर इंसान की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। फर्स्ट एम्परर का ऑरा कोई नॉर्मल इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यहां तक कि सालों से कोर्ट में काम करने वाले सीनियर ऑफिशियल्स भी कांपने लगे। हमारी हिम्मत नहीं है। सारे ऑफिशियल्स डर के मारे जमीन पर लेट गए। अगर हिम्मत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। मेरा डिसीजन फाइनल है। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसे मौत की सजा मिलेगी। यिंगजंग की ठंडी आवाज गूंजी, शिंग। यिंगजंग के पास खड़े जांग हान ने अचानक अपनी तलवार निकाल ली। उसकी तेज आंखें सभी ऑफिशियल्स को घूर रही थी। शैडो गार्ड्स के लीडर होने के नाते यिंगजंग का हर ऑर्डर उसके लिए एब्सोल्यूट था। इस वक्त अगर किसी ऑफिशियल ने एक वर्ड भी बोला तो जांग हान तुरंत उसका सिर काट देगा। उस भयानक किलर इंटेंट को फील करके सारे ऑफिशियल्स डर के मारे चुप हो गए। सब जमीन पर लेटे रहे और हिलने की हिम्मत भी नहीं की। वो लोग चाहते थे कि मैं रेजेंट ना बनूं, पर इसके लिए वो अपनी जान नहीं देना चाहते थे। मैं बहुत कामली कोर्ट के सेंटर में गया और बोला, आज से लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर रीजेंट बनेंगे। एम्परर के रेस्ट पीरियड में कोर्ट के सारे मैटर्स रीजेंट हैंडल करेंगे। लॉन्ग लिव द एम्परर। मॉर्निंग कोर्ट के खत्म होने के बाद सारे ऑफिशियल्स बहुत टेंशन में बाहर निकले। उन्हें पता था कि ग्रेट चिन के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। खासकर वो लोग जो कल रात पार्टी में थे, उनके तो पसीने छूट रहे थे। कल रात मैंने उन्हें एक वार्निंग दी थी जिससे उनकी नींद उड़ गई थी और आज मैं रेजेंट बन गया हूं। अब अगर मैं उन्हें मारना चाहूं तो मुझे सिर्फ एक ऑर्डर देना होगा। ये सोचकर वे लोग कांपने लगे और अपनी गर्दन को छूने लगे। जाओ गाओ की कंडीशन भी कुछ ऐसी ही थी। जाओ गाओ को डर नहीं लग रहा था। रीजेंट बनने के बाद भी मुझे उसे टच करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन यह भी सच था कि अब जब मेरे पास रेजेंट की पावर है, जाओ गाओ के लिए भी मुझे रास्ते से हटाना इतना इजी नहीं होगा। जाओ गाओ ने अपनी आंखें छोटी की और मुझे बहुत डेंजरस लुक दिया। मैंने इस लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। जो इंसान लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक आ सकता है वह नॉर्मल कैसे हो सकता है।
जाओगो को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने सालों में मैंने इतने पावरफुल दुश्मन को कैसे इग्नोर कर दिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। जाओ गाओ के दिमाग में 1000 प्लान्स चल रहे थे, उसकी आंखों में किलर इंटेंट था। अब जब इसने अपनी असली पावर दिखा दी है और मुझे और प्रिंस हुहाई को नुकसान पहुंचाया है, तो अब हम दोस्त नहीं बन सकते। अब बस एक ही रास्ता है, इसे मारना होगा। सारे अनाउंसमेंट्स होने के बाद यिंग जंग को थोड़ी वीकनेस फील होने लगी। जैसे ही मैंने ऑर्डर्स एक्सेप्ट किए, यिंग जंग ने कोर्ट डिसमिस कर दी। सारे ऑफिशियल्स जमीन से उठे, मुझे बाउ किया और फिर किलिन हॉल से बाहर निकल गए। अब क्योंकि मैं रीजेंट था, उन्हें कोर्ट का कोई भी काम करने से पहले मुझे रिपोर्ट करना होगा। कोर्ट डिसमिस होने के बाद यिंग जंग का रेस्ट पर जाना और मेरा रीजेंट बनना, ये न्यूज पूरे ग्रेट चिन में जंगल की आग की तरह फैल गई। हर फैक्शन और हर पावर ग्रुप को ये न्यूज मिल गई। एम्परर रेस्ट पर जा रहे हैं। सबको लगा कि बिना यिंग जंग के प्रिपरेशन शुरू कर दी। यिंग जंग की हेल्थ खराब है, ये बात दुनिया में सबको पता थी, लेकिन अब मुझे रीजेंट बनाने से लोग अंदाजा लगाने लगे कि क्या सच में यिंग जंग की लाइफ खत्म होने वाली है। लेकिन अगर यिंग जंग सच में मरने वाले हैं, तो उन्होंने क्राउन प्रिंस डिक्लेयर क्यों नहीं किया? किसी बाहरी इंसान को रीजेंट क्यों बनाया? इस मूव की वजह से कोई भी रेबल ग्रुप ओपनली अटैक नहीं कर पा रहा था। चू स्टेट के रेबल कैंप में यिंग जंग का ये मूव, इसका क्या मतलब है? वो स्टेट की पावर किसी और को क्यों देंगे? एक्सियू ने हाथ में लेटर पकड़े हुए पूछा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन था। चू स्टेट रेबल आर्मी के यंग मास्टर होने के नाते वो यिंग जंग को जितना जानता था, यिंग जंग कभी अपनी पावर किसी को नहीं दे सकते। ये एक सिग्नल है। पिछले कुछ सालों से यिंग जंग की हेल्थ गिरती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब वो अपनी लिमिट पर पहुंच गए हैं। फैन जेंग ने दूर पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहा, वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसने रीजेंट अपॉइंट किया है, क्राउन प्रिंस नहीं। यिंग जंग कभी अपनी पावर नहीं छोड़ते। इस मूव के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। फैन जेंग ने बहुत नॉर्मली कहा, अगर उन्हें सच में थ्रोन छोड़ना होता तो वे पहले क्राउन प्रिंस बनाते और फिर थ्रोन ट्रांसफर करते। किसी को रीजेंट बनाने का मतलब है कि यिंग जेंग का थ्रोन छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसका राज जो भी हो, फैन जेंग को कोई टेंशन नहीं थी। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? क्या रेस्ट करने से वो जवान हो जाएंगे? शांग्यू ने हंसते हुए कहा, उसे अमर होने जैसी बातों पर बिलीव नहीं था। वह अमर होंगे या नहीं ये तो पता नहीं, पर यिंग जंग एक ऐसा शेर पाल रहे हैं जो एक दिन बिना लड़े ही उन्हें बर्बाद कर देगा। फैन जेंग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, यही रीजन था कि वो वरीड नहीं था। बिना लड़े बर्बाद, ये सुनकर शांग्यू एक्साइटेड हो गया। मोहिस्ट मोजिया मशीन सिटी में मोजिया के सारे लीडर्स एक साथ बैठे थे। जाहिर है मोजिया को भी ग्रेट चिन से न्यूज मिल चुकी थी। सबका क्या ख्याल है? मास्टर बान ने बाकी लीडर्स की तरफ देखकर पूछा, और क्या होगा? यिंग जंग ने इतने बुरे काम किए हैं, अब उसकी लिमिट आ गई है, वो जल्दी ही ऊपर जाने वाला है। दाऊ जी ने मास्टर बान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मास्टर बान ने उसे घूर कर देखा। दाऊ जी ने आईब्रोज रेस की, शाओ जी सही कह रहा है। यिंग जंग ने रीजेंट अपॉइंट किया है, इसका मतलब उसकी हेल्थ सच में खराब है। लेकिन ना तो उसने क्राउन प्रिंस डिक्लेयर किया और ना ही रीजेंट रॉयल फैमिली से है। क्या यिंग जंग को डर नहीं है कि लू गुए जैसी हिस्ट्री रिपीट होगी? गाओ जियानली ने कहा। बाकी सारे लीडर्स सोच में बढ़ गए। यिंग जंग ने इतनी आसानी से एक नॉन रॉयल लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को पावर दे दी, ये सच में बहुत अजीब है। रीजन चाहे जो भी हो, यिंग जंग का किसी बाहरी को रेजेंट बनाना अपना एम्पायर अपने हाथों से तबाह करने जैसा है। और ऊपर से यिंग जंग की हेल्थ खराब है। ग्रेट चिन का टूटना अब बस कुछ ही दिनों की बात है। कुछ देर बाद मास्टर बैन ने कहा। सबने सिर हिलाया। सबका यही मानना था। क्या कोई जानता है कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिनमू कैसा इंसान है? ज़्वेनू ने सबकी तरफ देखते हुए पूछा और उसकी नजरें गाओ जियानली पर आकर रुक गईं। गाओ जियानली ने सिर हिलाया। लगता है हमें इस चिनमू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। शियानयांग सिटी में यिनयांग स्कूल की लीडर मून गॉड युएशन भी शांत नहीं थी। युएशन ने अपना हाथ हल्का सा उठाया और उसके हाथ का लेटर अपने आप जलकर राख हो गया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिनमू रेजेंट बन गया। युएशन की आंखों में कंफ्यूजन था। कुछ देर सोचने के बाद युएशन उठी और वहां से गायब हो गई। यिंग जंग का लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को रीजेंट बनाना यिनयांग स्कूल के प्लान में नहीं था। कोर्ट की पावर चेंज होने से यिनयांग स्कूल के फायदे पर बहुत असर पड़ेगा। उसे ये सब चेक करना होगा। शेनयांग पैलेस के अंदर एक पर्पल लाइट बहुत स्मूथली मूव कर रही थी। गार्ड्स नॉर्मल तरीके से पेट्रोल कर रहे थे। किसी को कुछ भी अजीब नहीं लगा। युएशन बहुत आराम से शेनयांग पैलेस में एंटर हो गई। पैलेस की टाइट सिक्योरिटी उसे रोक नहीं पाई। वो ग्रेट चिन की नेशनल एडवाइजर थी और पैलेस के अंदर यिनयांग स्कूल के फायदे के लिए उसे ये चेक करना था कि आखिर यिंग जंग ने मुझे रीजेंट क्यों बनाया है। पैलेस में घुसकर ही उसे असली राज पता चल सकता था और वो ये भी चेक करना चाहती थी कि क्या सच में यिंग जंग के बेडरूम की तरफ गई। बेडरूम के अंदर, योर मैजेस्टी, आपकी करंट हेल्थ कंडीशन को देखकर ये पक्का है कि आपका शरीर टी वायरस के इफेक्टों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं यिंग जंग की हेल्थ चेक कर रहा था। क्या कोई और रास्ता है? यिंग जंग ने फ्राउन किया। मैं इसे और डिले नहीं करना चाहता। अब जब रीजेंट की पावर मेरे पास आ गई है, जैसे ही आपकी हेल्थ अलाउ करेगी हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर आपकी बॉडी अभी बहुत वीक है।
हमें यिन यांग स्कूल की हेल्प चाहिए। मैंने कहा, यह सोल्यूशन मैंने कल ही सोच लिया था। एम्परर की बॉडी बहुत वीक है। नॉर्मल मेडिसिन से उन्हें उस लेवल तक लाना जहां वो ज़ॉम्बी वायरस सर्वाइव कर सके, इसमें पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। लेकिन यिन यांग स्कूल ये कर सकता है। यिन यांग स्कूल का एल्डर शूफू अल्केमी दवाइयां बनाना में एक्सपर्ट है। उसने सालों पहले एम्परर के माइग्रेन का इलाज किया था और इसीलिए उसे युनजोंग जंग का टाइटल देकर मिराज जायंट शिप पर भेजा गया था ताकि वो एम्परर के लिए इमॉर्टैलिटी, अमर होने की मेडिसिन बना सके। लेकिन असल में यिन यांग स्कूल इतने सालों से बस नाटक कर रहा था। शूफू एम्परर की मेडिसिन बनाने के बहाने बहुत सारे एक्सपेंसिव हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था ताकि वो अपनी खुद की मेडिसिन बना सके। युनजोंग की सबसे बेस्ट क्रिएशन 3 तरह की मेडिसिन है, ज़ेनरेनदान, यगुइदान और जूजुगुइदान और जूजुगुइदान। ये सारी मेडिसिन्स इंसान की बॉडी लिमिट्स को क्रॉस करने में मदद करती हैं। जू शानदान सबसे बेस्ट है। ये बॉडी को फिजिकली और इंटरनली दोनों तरफ से स्ट्रांग बनाती हैं। इन सब दवाओं से एक नॉर्मल इंसान कुछ ही टाइम में एक पावरफुल फाइटर बन सकता है और उसकी बॉडी लोहे जैसी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन इन मेडिसिन्स के साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक है, पर आपकी करंट कंडीशन के लिए ये मेडिसिन्स एकदम परफेक्ट है। योर मैजेस्टी, आपको ज़ॉम्बी वायरस सर्वाइव करने के लिए बस कुछ टाइम के लिए बहुत स्ट्रांग फिजिकल बॉडी चाहिए और ये मेडिसिन वो काम कर सकती है। यिंग जन ने सिर हिलाया। किसी इंसान की बॉडी को इंस्टेंटली चेंज करना, ये सिर्फ यिन यांग स्कूल के बस की ही बात है। चिन्मू, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। यिंग जंग ने बिना सोचे अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया। अब उन्हें यिन यांग स्कूल से कोई उम्मीद नहीं थी। योर मैजेस्टी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो मेडिसिन लेकर आऊंगा। ये कहकर मैं मुड़ा और बेडरूम से बाहर आ गया। बेडरूम से बाहर आने के बाद मैं सीधे पैलेस से बाहर नहीं गया, बल्कि मैंने बहुत कामली पैलेस के पौंड पानी के कुंड की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। एक छोटा सा चूहा आया है और यह चूहा मार्शल आर्ट्स में काफी स्ट्रांग है। पॉन्ड के अंदर छुपी हुई युएशन के माथे पर पसीना आ गया। मैं पकड़ी गई, वो भी लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के हाथों। वो यहाँ सिर्फ मेरी चेकिंग करने आई थी क्योंकि मैंने अभी अभी रीजन की पावर ली थी और पहली ही बार में मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं मेरे पकड़े जाने के बाद यिन यांग स्कूल का कोर्ट में क्या हाल होगा। मैंने अपनी नजरें पॉन्ड से हटाई। मेरी सेलेस्टियल ह्यूमन लेवल की मार्शल आर्ट्स के सामने मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वहां कौन छुपा है। मैंने अपना हाथ उठाया और बहुत कैजुअली एक फिंगर फ्लिक चुटकी बजाई की। मेरी फिंगर से एक एनर्जी वेव निकली जो कुछ ही मिली सेकेंड्स में एक भयानक तुरान में बदल गई। वह एनर्जी वेव सीधा उस पॉन्ड से टकराई जहां यूशन छुपी थी। बूम! पूरा पॉन्ड एक भयानक धमाके के साथ फट गया। योशन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस एनर्जी के इंपैक्ट से वो हवा में उड़ती हुई पीछे की एक पत्थर की दीवार से जा टकराई। उसने जल्दी से अपनी पूरी पावर यूज की, यहां तक कि यिन यांग स्कूल की सीक्रेट टेक्निक सोल सकिंग ड्रैगन रोम भी यूज की, पर मेरी एक फिंगर फ्लिक के सामने उसकी सारी पावर बेकार थी। मैंने कभी नहीं सुना था कि इस लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को मार्शल आर्ट्स भी आती है, और वो भी इतनी भयानक। योशन के मुंह से खून निकल आया। वो बहुत मुश्किल से जमीन से उठी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अभी यहां से भागना होगा। इतने बड़े धमाके ने चिन पैलेस के गार्ड्स को अलर्ट कर दिया था। पैलेस के इंपीरियल गार्ड्स और शैडो गार्ड्स के एक्सपर्ट्स तेजी से इसी डायरेक्शन में आ रहे थे। अगर वो एक सेकंड भी और रुकी तो वे मारी जाए। योशन ने बहुत अलर्ट होकर मेरी तरफ देखा। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मेरा मूड इतना अच्छा नहीं होगा। मेरी ठंडी आवाज योशन के कानों में बजी। योशन एकदम फ्रीज हो गई और फिर उसने देखा कि मैं बहुत कैजुअली मुड़कर वहां से जा रहा हूं, जैसे मुझे पता ही ना हो कि वहां कोई है। योशन ने फ्राउन किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे छोड़ क्यों रहा हूं, पर पैलेस के गार्ड्स की आवाजें पास आ रही थी। उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने अपने दांत पीसे और अपने दोनों हाथों से हाथ सीज बनाई। इतनी इंजरी के बाद यिन यांग सीक्रेट टेक्निक यूज करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। युएशन के माथे से पसीना टपकने लगा और गार्ड्स के पहुंचने से बस कुछ सेकंड्स पहले वह वहां से गायब हो गई। उसकी प्रेजेंस गायब होते ही मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। फिलहाल के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। ग्रेट किन के लिए यिन यांग स्कूल का अभी थोड़ा काम बाकी है। युएशन के जाने के बाद मैं भी पैलेस से बाहर निकला और सीधा अपने प्राइम मिनिस्टर मेंशन चला गया। वहां वांगजोंग मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने आराम से अपनी चाय पी और ऑर्डर दिया। सांघाई जाओ, युनजोंग जंग को ऑर्डर दो कि 3 दिन के अंदर वे मुझे जू शियानदान मेडिसिन लाकर दे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रीजेंट का ऑफिशियल ऑर्डर। यिन यांग स्कूल ओपनली मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। और हाँ, मुझे सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली मेडिसिन चाहिए। मैंने सुना है कि जो शियानदान इंसान को ऑलमोस्ट इमॉर्टल लेवल तक पहुंचा सकती है। एम्परर के लिए यह सबसे बेस्ट रहेगी। वांगजोंग ने बो किया। यस सर, और वो मुड़ कर चला गया। सर, प्राइम मिनिस्टर लीसी आपसे मिलना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं अगला प्लान सोचता, एक गार्ड ने आकर रिपोर्ट की, उसे अंदर भेज दो। कुछ देर बाद लीसी मेरे सामने खड़ा था।
मुझे देखकर लीसी के मन में बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कल तक वो ग्रेट चिन का प्राइम मिनिस्टर था और उसकी पोजीशन मेरे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर से ऊपर थी। वक्त कैसे बदलता है, लेकिन आज मैं रेजेंट बन गया था। मुझे देखने का मतलब सीधा एम्परर यिंगजंग को देखना था। लीसी को अब मुझे बाव करना पड़ रहा था और कोर्ट के सारे डिसीजंस अब मेरे हाथ में थे। प्राइम मिनिस्टर लीसी, क्या काम है? रीजेंट सर, कुछ टाइम पहले एम्परर ने मुझे मोहिस्ट मशीन सिटी के रेबल्स को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। बहुत टाइम हो गया है, पर वो सिटी अभी तक कैप्चर नहीं हुई है। वहां के लोग ओपनली रेबल कर रहे हैं और हमारे ग्रेट चिन के बहुत से सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। मैं चाहता हूं कि रीजेंट सर मुझे क्विकसैंड असासिन्स का ग्रुप की हेल्प लेने की परमिशन दे। ली सी ने बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा। चूंकि एम्परर ने सारी पावर अब रेजेंट को दे दी है, रूल के हिसाब से मुझे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा फ्राउन किया। मुझे पता था कि मोहिस्ट मशीन सिटी बहुत स्ट्रांग है और उसे तोड़ना आसान नहीं है, और मोहिस्ट बहुत जिद्दी लोग हैं। रेबल फोर्सेज में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। सिर्फ चिन सोल्जर्स के दम पर मशीन सिटी को कैप्चर करना आसान नहीं है। इसीलिए चिन आर्मी अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाई है। लेकिन क्विकसैंड ग्रुप भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। क्विकसैंड हान स्टेट का ग्रुप है और उनके दिल में ग्रेट चिन के लिए नफरत है। वो कभी एम्पायर की हेल्प नहीं करेंगे। कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपना हाथ उठाया। क्विकसैंड सिर्फ एक असासिन्स का ग्रुप है। एम्पायर को उनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा ऑर्डर पास करो। मोहिस्ट मशीन सिटी को 3 दिन का टाइम दो। अगर वो 3 दिन के अंदर सरेंडर करते हैं तो उन्हें मार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने 3 दिन बाद सरेंडर नहीं किया तो मैं खुद वहां जाऊंगा और किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी आवाज एकदम ठंडी थी। जो ग्रेट चिन के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। लीसी को अपने पीछे एक ठंडी हवा फील हुई। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर तो पूरा शहर तबाह करने की बात कर रहे हैं। लीसी ने जल्दी से वो किया। उसे थोड़ा डाउट था, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि मुझे मार्शल आर्ट्स आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद जाकर क्या करूंगा, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझसे पूछने की। यस सर। वह जल्दी से मुड़ा और मेरे मानशन से निकल गया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑरा सच में बहुत खतरनाक है। जब से एम्परर ने उन्हें रीजेंट बनाया है, उनके सामने खड़े होने में भी डर लगता है। हु हाई मेंशन। हु हाई अभी भी अपने बेड। एक दिन बीत चुका था। महंगी मेडिसिन की वजह से उसके वूंड्स भर रहे थे, पर दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। हर बार मेडिसिन लगाते हुए ऐसा लगता है जैसे जान निकल रही हो। इसी गुस्से में हु हाई ने मेडिसिन लगाने वाली कई दासियों को मार दिया था। हर बार जब दर्द होता है, मेरे दिल में उस चिन मू लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए नफरत बच जाती है। मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगा। मैं ग्रेट चिन का प्रिंस हूं। मेरे पिता ने भी मुझे कभी ऐसे नहीं मारा। प्रिंस, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, मेडिसिन के बाद जल्दी ठीक हो जाएगा। जाओगाओ ने हुहाई के पास खड़े होकर कहा। चीन मू, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। हुहाई की आंखों में खून उतर आया था। टीचर, आज कोर्ट में मेरे पिता एम्परर ने क्या कहा? हुहाई ने जाओगाओ से पूछा। उसे लगा था कि मैं कल की इंसिडेंट की रिपोर्ट एम्परर को दूंगा। उसे डर था कि कहीं उसे और सजा ना मिले, क्योंकि यिंगजंग को कोर्ट फैक्शंस बिल्कुल पसंद नहीं थे। प्रिंस, आज कोर्ट में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। जाओगाओ ने हुहाई के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए अपनी आंखों से इशारा किया। हुहाई समझ गया। उसने कमरे से सारे सर्वेंट्स को बाहर निकाल दिया। अब कमरे में सिर्फ हुहाई और जाओगाओ बचे थे। आज एम्परर ने रेजेंट की सारी पावर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिन मू को दे दी है। जाओगाओ ने ये लाइन बहुत कामली कही, पर उसकी आंखें बहुत खतरनाक लग रही थी। क्या कहा तुमने? हुहाई की आंखें फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हुआई जाओगाओ को घूरने लगा। वो चाहता था कि जाओगाओ कह दे कि ये एक मजाक है। ये सच है। जाओगाओ ने सिर हिलाया। उसे पता था कि मैं ऐसा मजाक नहीं करूंगा। हुआई ने फ्राउन किया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक रात में मैं रीजेंट बन जाऊंगा। उसने रात भर मुझे मारने के 1000 प्लान्स बनाए थे, और अब जाओगाओ उसे बता रहा है कि मेरे पास रीजेंट की पावर आ गई। अगर ऐसा है तो मेरे सारे प्लान्स पानी में चले गए। कल जो बेइज्जती हुई है, शायद मैं उसका बदला भी कभी ना ले पाऊं। डैम इट! हुहाई ने गुस्से में अपने बेड के पास रखी मेडिसिन की बोल को जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। बोल फेंकते हुए उसके वाउंड में दर्द हुआ और उसका चेहरा दर्द से और भी भयानक हो गया। प्रिंस, अपने वूंड्स का ध्यान रखिए। जाओगाओ ने वार्निंग दी। उसका चेहरा भी बहुत दाग था। इस वक्त जाओगाओ के दिल में मुझे मारने की इच्छा हुहाई से कहीं ज्यादा थी। हुहाई के दिल में मेरे लिए नफरत थी, पर जाओगाओ के दिल में डर था। किनमू ने मुझे भी टारगेट किया है, और अब वो ग्रेट किन का रीजेंट है। उसके पास पावर है और उसके काम करने का तरीका मैं देख चुका हूं। अगर उसने मेरे पिछले सारे इलीगल काम इन्वेस्टिगेट कर लिए, मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली मार दी जाएगी। जाओगाओ की आंखें और भी डार्क हो गई।
टीचर, हम चिन्मू को ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या हुआ अगर वो रीजेंट है? हु हाई ने गुस्से में कहा, वो कोई एम्परर नहीं है, हम उसे मार सकते हैं। टीचर, क्या आप डर गए जब हु हाई ने देखा कि जाओगाओ पीछे हट रहा है? मैं जाओगाओ आज तक किसी से नहीं डरा। हम दोनों चिन्मू के बिगेस्ट एनिमी बन चुके हैं और उसके पास पावर है। प्रिंस, क्या आपने सोचा है कि अगर हमारे पुराने सारे राज खुल गए तो क्या होगा? जाओगाओ ने बोलते बोलते एक पॉज लिया और ये सुनते ही हु हाई का चेहरा बदल गया। पिछले कुछ सालों में जाओगाओ की हेल्प से एम्परर की पोजीशन पाने के लिए हु हाई ने बहुत से लॉयल ऑफिशियल्स को मारा था और बाकी प्रिंसेस को भी टारगेट किया था। ये सब काम उसने अंधेरे में किए थे। मैं पोजीशंस बेचता था, करप्ट ऑफिशियल्स को बचाता था, पर एम्परर की नजरों में मैं एक अच्छा बेटा था। अगर एम्परर को ये सब पता चल गया तो वे मुझे कभी मां नहीं करेंगे। हु हाई को बहुत अच्छे से पता था कि उसके पिता कितने स्ट्रिक्ट हैं। एम्परर 6 महीने रेस्ट पर है, पर जैसे ही वो वापस आएंगे हम दोनों मारे जाएंगे। अगर हम कुछ ना करें तो मौत पक्की है। अगर एम्परर के वापस आने का इंतजार करें तो भी मौत पक्की है। तो क्यों ना हम कुछ बड़ा करें और थ्रोन पर कब्जा कर लें? जाओगाओ ने कहा। थ्रोन पर कब्जा? हु हाई शॉक में जाओगाओ को देखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि जाओगाओ इतना बड़ा प्लान बनाएगा, पर वो अभी भी हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि अगर ये प्लान शुरू हुआ तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। प्रिंस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जाओगाओ ने हु हाई को घूरते हुए कहा। हु हाई ने कुछ देर सोचा और फाइनली अपना सिर हिला दिया। हाँ, यही करना होगा। सांघाई सिटी, सुबह का सूरज निकल रहा था। एक बहुत बड़ा महल जैसा शिप शांघाई सिटी के बाहर समंदर में खेरा था। ये मिराज था। एक घोड़ा शहर की स्ट्रीट्स पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था और सीधा मिराज की तरफ जा रहा था। ये हुआंगजोंग था। मेरे ऑर्डर के बाद वो लगातार 2 दिन घोड़ा चलाकर शांघाई सिटी पहुंच गया था। हुआंगजोंग घोड़े से उतरा और सीधा मिराज के अंदर एंटर हो गया। जब युनजोंग जन को पता चला कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने किसी को भेजा है तो वो खुद हुआंगजोंग को रिसीव करने आया। युनजोंग जन ने हुआंगजोंग को ऊपर से नीचे देखा। ये इंसान थोड़ा बूढ़ा है, पर इसके अंदर बहुत पावर लग रही है। 2 दिन लगातार ट्रैवल करने के बाद भी इसके चेहरे पर कोई थकान नहीं है। युनजोंग जन, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है। 3 दिन के अंदर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को जूशियानदान मेडिसिन चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हुआंगजोंग ने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया और सीधा पॉइंट पर आया। ये सुनते ही युनजोंग जुन का चेहरा डार्क हो गया। जूशियानदान, ये मेडिसिन मेरी सालों की मेहनत है। इसमें बहुत सारे एक्सपेंसिव हर्ब्स और मेरा टाइम लगा है। ये मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल है और सबसे बड़ी बात, मैंने इस मेडिसिन के बारे में किसी को नहीं बताया था। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में कैसे पता चला और अब वो सीधा मुझसे ये मेडिसिन सिंह हुई है? सर, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने तो आज तक जू एक्सियंदन नाम की मेडिसिन के बारे में नहीं सुना। अगर प्राइम मिनिस्टर को कोई मेडिसिन बनवानी है तो मुझे ऑर्डर दीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर को युनजोंग जन ओपनली रिजेक्ट तो नहीं कर सकता था, पर वो झूठ बोल सकता था। तो तुम लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर नहीं मान रहे? हुआंगजोंग की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और उसके शरीर से एक भयानक किलर ऑरा निकलने लगा। युनजोंग जन डर के मारे कांपने लगा। नहीं नहीं, मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? युनजोंग जुन ने जल्दी से हाथ हिलाए, अपना दिमाग दौड़ाते हुए। युनजोंग जुन ने अपने सर्वेंट्स को कुछ बेकार क्वालिटी की मेडिसिन लाने का ऑर्डर दिया। वो एक फेक स्माइल के साथ हुआंगजोंग के पास गया। सर, मैंने रिसेंट टाइम में यही मेडिसिन बनाई है, आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर को इनमें से कौन सी चाहिए। तेरी हिम्मत बहुत है। हुआंगजोंग की आंखें एकदम शार्प हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और युनजोंग जुन की तरफ एक हवा का झटका दिया। युनजोंग जुन हवा में उड़ा और सीधा हुआंगजोंग के हाथ में आ गया। हुआंगजोंग ने उसका गला कसकर पकड़ लिया। युनजोंग जुन पैनिक हो गया। उसने जल्दी से अपने मुंह में छुपी हुई जूशियानदान मेडिसिन निगलने की कोशिश की, पर हुआंगजोंग ने उसके गले को और जोर से दबाया। युनजोंग जन की आंखें बाहर आने को हो गईं और वे मेडिसिन उसके मुंह से बाहर गिर गई। जूशियानदान कहाँ है? हुआंगजोंग ने पूछा। युनजोंग जुन ने बहुत मुश्किल से अपने हाथ से एक कमरे की तरफ इशारा किया। हुआंगजोंग उसे घसीटते हुए उस कमरे में ले गया। कमरे के अंदर एक गोल्डन कैबिनेट था, जिसके एक ड्रॉअर पर लिखा था जूशियानदान और बाकी ड्रॉअर्स पर युगीदान और जेनरिनदान लिखा था। हुआंगजोंग ने युनजोंग जन को उस कैबिनेट के सामने फेंक दिया। युनजोंग जन जमीन से उठा और रोते हुए एक हिडन स्विच दबाया। कैबिनेट खुला और अंदर बहुत सारी प्रीमियम क्वालिटी की बॉटल्स रखी थी। सब जूशियानदान थी। हुआंगजोंग ने युनजोंग जन को घूर कर देखा। युनजोंग जुन ने अपना मरा हुआ चेहरा लेकर एक वुडन बॉक्स निकाला और सारी बॉटल्स उसमें पाक कर दी। फिर उसने दोनों हाथों से वो बॉक्स हुआंगजोंग को दे दिया। हुआंगजोंग ने बॉक्स लिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। हुआंगजोंग के जाते ही युनजोंग जुन ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और पूरे कमरे में तबाही मचा दी। किनमू लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर युनजोंग जुन ने तलवार से एक स्टोन पिलर को काट दिया। उस धमाके से पिलर पर बैठा हुआ एक मैकेनिकल स्नेक रोबोटिक सांप जाग गया। सांप की लाल आंखें चमकी और वो सीधा युनजोंग जन की तरफ अटैक करने दौड़ा। युनजोंग जन का ध्यान नहीं था। वो डर के मारे पीछे गिरा और जमीन पर खिसकने लगा।
जल्दी कोई अंदर आओ। यिन यांग स्कूल के हेडक्वार्टर में मून गॉड यू शेन बहुत रिस्पेक्टफुली डोंगवांग ताई के सामने खेरी थी। 2 दिन पहले जब मैं पैलेस में गई थी तो लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने मुझे बहुत बुरी तरह इंजर कर दिया था। यिन यांग स्कूल की सीक्रेट हीलिंग टेक्निक्स यूज करने के बाद भी मुझे रिकवर होने में 2 दिन लग गए। जैसे ही वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी वो तुरंत डोंगवांग ताई को रिपोर्ट करने आ गई, तुम इंजर हो। युएशन की पावर यिन यांग स्कूल में टॉप फाइटर्स में आती थी। डोंगवांग ताई को थोड़ा शॉक लगा। हाँ, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने मुझे इंजर किया था। 2 दिन के रेस्ट के बाद अब मैं थोड़ा ठीक हूं। युएशन ने अपनी आंखें नीची की और धीरे से बताने लगी, उसने सिर्फ अपनी एक फिंगर से मेरे डिफेंस को तोड़ दिया और मुझे बुरी तरह इंजर कर दिया। 2 दिन तक अपनी पूरी एनर्जी लगाने के बाद जाकर मेरी कंडीशन स्टेबल हुई है। उसकी पावर देखकर मैं सच में डर गई थी। डोंगवांग ताई की आवाज में भी अब हैरानी थी। यिन यांग स्कूल ने सालों से कोर्ट में अपना नेटवर्क बनाकर रखा है। हम कोर्ट के हर ऑफिशियल और हर फैक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हमें आज तक कभी लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिन मू की मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ पता नहीं चला। हम तो यही सोचते थे कि वो एम्परर का आस है, इसीलिए उसे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन मिली है। और अब अचानक पता चलता है कि वो मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है और उसने अपनी पावर इतने सालों तक सबसे छुपा कर रखी। यिन यांग स्कूल को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये डोंगवांग ताई के लिए भी शौक की बात थी और शायद ये उसकी असली पावर का सिर्फ एक हिस्सा हो। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले एम्परर ने अनाउंस किया कि वो 6 महीने रेस्ट करेंगे और लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को रीजेंट बना दिया। अब पूरे ग्रेट किन की पावर चिन्मू के हाथों में है। मैं पैलेस में यही चेक करने गई थी, पर मुझे नहीं पता था कि चिन्मू मुझे नोटिस कर लेगा और सिर्फ एक फिंगर फ्लिक से उसने मुझे हरा दिया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है और इतने सालों में यिन यांग स्कूल को कुछ पता नहीं चला। डोंगवांग ताई को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। इसका मतलब चिन्मू की पावर तुम्हारे लेवल से भी बहुत ऊपर है। कोई भी इंसान अपनी इतनी भयानक पावर इतने सालों तक कैसे छुपा सकता है? डोंगवांग ताई को लगा कि ये काम वो खुद भी नहीं कर सकता था। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के आसपास बहुत से एक्सपर्ट्स हैं। मैंने उसके कैरेज ड्राइवर को देखा था, वो भी एक मार्शल आर्ट्स मास्टर है। अगर वो इतने सालों तक अपनी पावर छुपा पाया तो इसमें उसके एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। युएशन को शुरू से पता था कि मेरे पास पावरफुल गार्ड्स है, पर वो कभी मेरी खुद की पावर के बारे में नहीं जान पाई। जब मैं उसके सामने थी तो मैं उसका एक अटैक भी नहीं रोक पाई। एक्सपर्ट्स की लॉज इस लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को यिन यांग स्कूल ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। लगता है हमें आज तक चिन्मू के बारे में वही इंफॉर्मेशन मिली जो वे हमें देना चाहता था। लॉर्ड डोंगहुआंग, क्या अब हमें अपनी साइड चूज करनी पड़ेगी? युशन ने पूछा। ग्रेट किम की पावर चेंज हो चुकी है। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर अचानक सबके सामने आ गया है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उसके पास पावर भी है। ग्रेट किन का फ्यूचर अब बदलने वाला है और यिन यांग स्कूल इस सब से बच नहीं सकता। डोंगहुआंग ताई शांत हो गए। मैं सच में यिन यांग स्कूल के एक्सपेक्टेशन से बाहर निकला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके नाक के नीचे एक इतना पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट छुपा हुआ है। लेकिन यिन यांग स्कूल के फायदे के लिए डोंगहुआंग ताई ने धीरे से अपना सिर हिलाया। चूंकि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर रीजेंट बन गए हैं और यिन यांग स्कूल ग्रेट चिन का लॉयल है, तो ये मैटर डिले नहीं होना चाहिए। उनका सीधा मतलब था यो शेन को मुझसे पर्सनली मिलना होगा। यिन यांग स्कूल की कोर्ट में इतनी पावर इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर सही चॉइस की थी। उन्होंने एम्परर यिंगजंग को चुना था और उनके लिए मेडिसिन बनाई थी। लेकिन अब जब यिंगजंग रेस्ट पर थे और पावर मेरे हाथ में थी, तो यिन यांग स्कूल को भी अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करनी पड़ेगी। यस लॉर्ड डोंगहुआंग, युएशन ने बो किया और वहां से चली गई। शियानयांग लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर मैंशन के बाहर एक आदमी आया जिसने बाम्बू हट टोपी पहनी हुई थी और उसके कपड़ों पर धूल थी। उसके कपड़ों पर सुबह की ओस थी और उसके अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा आ रहा था। उसने सीधा प्राइम मिनिस्टर मैंशन में घुसने की कोशिश की। रुक जाओ, कौन हो तुम? 2 गार्ड्स ने अपनी स्वॉर्ड्स क्रॉस की और उसे रोक लिया। ये लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का मैंशन है, कोई भी यहाँ ऐसे नहीं घुस सकता। युआन त्यांगांग। उस हाट के नीचे से एक बहुत ठंडी आवाज आई। युआन त्यांगांग, बैडमैन असासिन स्पाइस का लीडर। वो यहाँ कैसे आया? क्योंकि मेरे 10 साल के सिस्टम रिवॉर्ड्स में से एक रिवॉर्ड युआन त्यांगांग और उसका बैडमैन ऑर्गेनाइजेशन था। इस वक्त ग्रेट चिन की 36 आर्मीज में से हर एक आर्मी के अंदर बैडमैन के स्पाइस मौजूद थे। पूरे ग्रेट चिन में कोई भी हलचल होती, बैडमैन को सबसे पहले पता चलता था। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और एक गार्ड जल्दी से मैंशन के अंदर मुझे रिपोर्ट करने गया। सर, युआन त्यांगांग आपसे मिलने आए हैं, गार्ड ने मेरे सामने बो करते हुए कहा। उन्हें अंदर ले आओ। मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। युआन त्यांगांग पूरे ग्रेट चिन की इंटेलिजेंस का लीडर। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो सबसे पहले उसे पता चलता है, लेकिन युआन त्यांगांग छोटी मोटी रिपोर्ट्स लेकर खुद कभी नहीं आता। अगर वो खुद आया है तो मतलब कोई बहुत बड़ा प्लान बन रहा है। गार्ड युआन त्यांगांग को लेकर मेरे पास आया। लॉर्ड लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर। मुझे देखकर युआन त्यांगांग ने वो किया। क्या बात है? सर, लो वैंग असासिन्स नेटवर्क रीसेंट डेज में बहुत एक्टिव है।
ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ी कंस्पिरेसी साजिश प्लान कर रहे हैं। सर, आपको केयरफुल रहना होगा। बैडमैन के स्पाइस पूरे ग्रेट चिन में फैले हुए थे और वो सबसे ज्यादा 6 किंगडम्स के रेबल्स और लो वांग पर नजर रखते थे। रिसेंट डेज में लो वांग ने अपने बहुत सारे फाइटर्स को मोबिलाइज किया था और शियनयांग में बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो रहे थे। इतना बड़ा मूवमेंट देखकर युआन तियांगंग को कंफर्म हो गया था कि लो वांग कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, इसीलिए वो पर्सनली मुझे रिपोर्ट करने आया था। लो वांग, मैंने अपनी आंखें छोटी की। लो वांग जाओ गाओ का नेटवर्क था और मेरी नजर उस पर बहुत पहले से थी। जाओ गाओ और हुहाई हमेशा से पावर के भूखे थे और कल की वार्निंग के बाद भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय अपने प्लान्स को और तेज कर दिया है। हुहाई हमेशा से थ्रोन पर कब्जा करना चाहता था और जब से एम्परर यिंग जंग ने 6 महीने का रेस्ट अनाउंस करके मुझे रीजेंट बनाया था, मुझे पता था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इन दोनों में इतना भी पेशेंस नहीं है। युआन तियांगंग, मैं चाहता हूं कि तुम पर्सनली जाओ गाओ और हुहाई पर नजर रखो और हर छोटी से छोटी मूवमेंट की रिपोर्ट मुझे दो। मैंने ऑर्डर दिया, मुझे भी देखना है कि ये दोनों मिलकर आखिर क्या कर सकते हैं। यस सर, युआन तियांगंग ने वो किया और एक पल में वहां से गायब हो गया। हुहाई और जाओ गाओ का रेबल प्लान बिना एक्सपर्ट्स के मुमकिन नहीं था। जाओ गाओ ने चुपके से लो वांग के सारे टॉक फाइटर्स को बुला लिया था। वो अपने प्लान में कोई भी गलती नहीं चाहता था। इस वक्त लो वांग के एक्सपर्ट्स शियानयांग में जमा हो रहे थे। जाओ गाओ को 100% कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे हरा देगा और शियानयांग पैलेस पर कब्जा कर लेगा और फिर ग्रेट किन का थ्रोन बदल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुहाई का दिमाग बहुत कंफ्यूज था। हुहाई मैंशन जब से हुहाई जाओ गाओ के प्लान में शामिल हुआ था, उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। एक तरफ वो एक्साइटेड था कि उसका प्लान सक्सेसफुल होने के बाद वो ग्रेट किन का एम्परर बन जाएगा और फिर ये दुनिया उसके रूल्स पर चलेगी। इतिहास में क्या लिखा जाएगा ये वो डिसाइड करेगा क्योंकि उसके पास पावर होगी। लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का डर था कि ये प्लान पूरे ग्रेट किन के खिलाफ है। बहुत सारे लॉयल ऑफिशियल्स इसका विरोध करेंगे और सबसे बड़ी रुकावट में रीजेंट था। इस प्लान में एक भी गलती नहीं हो सकती थी। हुहाई की आंखें डार्क हो गईं। सबसे बड़ी रुकावट ये लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो मारा गया तो बाकी ऑफिशियल्स जो बात नहीं मानेंगे उन्हें भी मार दूंगा। टीचर, प्लान कहां तक पहुंचा? जैसे ही जाओ गाओ कमरे में आया, हुहाई ने बेसब्री से पूछा। उसे प्लान की हर डिटेल जाननी थी। जाओ गाओ थोड़ा थका हुआ लग रहा था पर उसकी आंखों में एक चमक थी। हुहाई का क्वेश्चन सुनकर जाओ गाओ ने बहुत कॉन्फिडेंट स्माइल दी। प्रिंस, टेंशन मत लीजिए, प्लान ऑलमोस्ट रेडी है। लो वांग के असासिन्स चुपके से शियानयांग पहुंच रहे हैं। लो वांग उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। लो वांग के अंदर बहुत से टॉप क्लास फाइटर्स थे और वे जाओ गाओ के लिए 100% लॉयल थे। इस बार उसने लो वांग के हर एक फाइटर को बुला लिया था क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन थी। जाओ गाओ को पूरी गारंटी थी कि एक बार प्लान स्टार्ट हुआ तो मेरी मौत और ग्रेट चिन का थ्रोन दोनों उनके हाथ में होंगे। हुहाई ने सिर हिलाया। लो वांग की पावर के साथ हमारा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। जाओ गाओ का स्टूडेंट होने के नाते हुहाई को भी लो वांग की पावर के बारे में पता था। प्रिंस, थोड़ा पेशेंस रखिए। इन सालों में लॉन्ग जोंग लिंग मिनिस्टर ऑफ द इंपीरियल गार्ड्स होने के नाते मैंने बहुत से लोगों को अपनी साइड कर लिया है और इस वक्त पैलेस के 4 इंपीरियल गार्ड कमांडर्स में से 2 मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इस प्लान में वो हमारी पूरी हेल्प करेंगे। सब कुछ रेडी है, बस लो वांग के सारे असैसिन्स के शियानयांग पहुंचने का इंतजार है और फिर चिनमू का आखिरी दिन होगा। जाओ गाओ के चेहरे पर एक खौफनाक हंसी आ गई और आंखों में किलर इंटेंट था। टीचर, आपका प्लान बहुत ब्रिलियंट है। इस प्लान में जाओ गाओ अपनी पूरी पावर लगा रहा था और हुहाई ने सोच लिया था कि जब वो एम्परर बनेगा तो वे जाओ गाओ को सबसे बड़ा रिवॉर्ड देगा। और इतना ही नहीं, मैंने लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट तैयार किया है। कैसा गिफ्ट? हुहाई एक्साइटेड हो गया। टीचर के प्लान्स कभी फेल नहीं होते। प्रिंस, क्या आपको शिया प्रिजन के बारे में पता है? शिया प्रिजन? हुहाई को बिल्कुल पता था। ये दुनिया की सबसे खतरनाक प्रिजन जेल थी जहां ऐसे खूंखार और पावरफुल क्रिमिनल्स रखे जाते थे जिन्हें मारना भी मुश्किल होता। शिया प्रिजन में एक सॉर्ड्समैन कैद है जिसका नाम शंगी ब्लैक सॉर्ड्समैन है। 3 दिन बाद उसे शियानयांग लाया जाएगा। सिर्फ इंश्योरेंस के लिए शंगी एक बहुत ही रूथलेस, खूंखार और ब्रूटल सॉर्ड्समैन था। उसका लाइफ में बस एक ही गोल था, स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स को हराना और मारना। उसके सॉर्ड के नीचे मरे हुए सॉर्ड्समैन की गिनती करना मुश्किल था। उसे नरक से आया हुआ शैतान कहा जाता था। जहां MRCL आर्ट्स वर्ल्ड के लोग उसे देखकर ऐसे डरते थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसके पास जू के नाम की सॉर्ड थी जो सॉर्ड रैंकिंग में 11th नंबर पर थी। जू के इतनी भारी और पावरफुल थी कि नॉर्मल इंसान उसे उठा भी नहीं सकता था। शंकी का नाम सुनकर हुहाई ने राहत की सांस ली। इतने सारे टॉप फाइटर्स एक साथ, एक लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर क्या,
पूरे ग्रेट चिन में ऐसा कोई नहीं जो इस फोर्स को रोक सके। जब प्लान स्टार्ट होगा तो इंपीरियल गार्ड्स और शंची लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को रोकेंगे और उसके साथ 6 स्वॉर्ड स्लेव्स, लो वैंग के टॉप असैसिन्स जो 1 हिट किल में एक्सपर्ट हैं, वो भी अटैक करेंगे। इंपीरियल गार्ड और शंकी तो सिर्फ मारने के लिए ही बना है। 6 स्वॉर्ड स्लेव्स का टीम वर्क कितना परफेक्ट है कि अगर वो 6 एक साथ अटैक करें तो दुनिया में कोई उन्हें नहीं रोक सकता। और शैडोज में जिंगनी और यान री जैसे लुओ वांग के हेवन टियर सबसे टॉप क्लास एसेसिन्स भी होंगे। जिंगनी का असैसिनेशन सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है और यान री लो वांग का टॉप किलर है जो युए किंग की 8 सोर्ड्स में से एक यान री सॉर्ड यूज करता है और उसके मार्शल आर्ट्स का लेवल बहुत हाई है। इतने सारे अटैक्स एक साथ, हर तरफ से मौत, चाहे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के पास कितने भी एक्सपर्ट्स क्यों ना हो, वो इतने सारे फाइटर्स का सामना नहीं कर पाएगा। मुझे देखना है कि मरते वक्त चिनमू का चेहरा कैसा होगा। हु हाई बहुत एक्साइटेड हो गया था। फाइनली मुझे लोजोंग पवेलियन वाली बेइज्जती का बदला मिल जाएगा। जाओ गाओ ने हु हाई को खुश देखकर अंदर ही अंदर एक सरकास्टिक स्माइल दी, पर बाहर से उसने बहुत रिस्पेक्टफुली कहा, प्रिंस, मेरी बस यही विश है कि आप एम्परर बने और ग्रेट चिन पर राज करें। हु हाई ये सुनकर और खुश हो गया, लेकिन फिर उसने अपनी स्माइल कंट्रोल की। टीचर, जिस दिन मैं एम्परर बनाऊंगा, मैं आपको प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, हम दोनों मिलकर ग्रेट चिन पर राज करेंगे। हु हाई को लगता था कि वो जाओ गाओ को बहुत अच्छे से जानता है। जाओ गाओ ने इस प्लान में बहुत मेहनत की थी और हु हाई उसे निराश नहीं करना चाहता था। थैंक यू योर मैजेस्टी। जाओ गाओ ने घुटनों के बल बैठकर हु हाई को बो किया। ये वो बो था जो सिर्फ एम्परर के सामने किया जाता है। ये देखकर हु हाई की आंखों में चमक आ गई और वो अपने एम्परर बनने के सपनों में खो गया। अगला दिन शियनयांग पैलेस, चेलिन हॉल। मॉर्निंग कोर्ट में सारे ऑफिशियल्स आ चुके थे। पूरे हॉल में एक अजीब सी टेंशन थी, पता नहीं कैसे। कुछ दिन पहले लोजोंग पवेलियन में जो हुआ था वो बात लीक हो गई थी। मॉर्निंग कोर्ट शुरू होने से पहले ही सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सब इसी बात से हैरान थे कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल कैसे हो गया। उसने खुलेआम प्रिंस हु हाई की बेइज्जती की और एक मिनिस्टर को मार दिया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर इतना ब्रूटल है, वे लॉ की कोई रेस्पेक्ट नहीं करता और अब वो रीजेंट बन गया है। हम ग्रेट चिन के ऑफिशियल्स ऐसे इंसान के हाथों में कैसे सरवाइव करेंगे? अपना मुंह बंद रखो, क्या तुम्हें मरना है? एक दूसरे ऑफिशियल ने उसे चुप कराते हुए कहा और फिर सबने गहरी सांस ली। बात सच थी। फंगचान, मिनिस्टर ऑफ सेरेमोनीज, ली सीए जैसा जाओ गाओ ने प्रिडिक्ट किया था, उसे 1 घंटा भी नहीं लगा, वो अपने घर पहुंचते ही मर गया था। और यही वजह थी कि सारे ऑफिशियल्स इतने डरे हुए थे। उस रात पार्टी में जाने वाले 7 मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर ली सी के पास खड़े थे। अब जब रीजेंट लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर था तो कोर्ट में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ली सी ही ऐसा इंसान था जो मुझसे बहस कर सकता था, क्योंकि उन 7 मिनिस्टर्स ने खुद देखा था कि मैं कितना ब्रुटाल हूं। तो उन्होंने अपनी सारी होप प्राइम मिनिस्टर ली सी पर लगा दी थी। प्राइम मिनिस्टर सर, आपने लोजोंग पेविलियन वाली बात सुनी होगी। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने प्रिंस को पीटा और एक मिनिस्टर को मार दिया। उसकी ब्रूटैलिटी और लॉ को इग्नोर करने वाली हरकत हम सब ऑफिशियल्स के लिए बहुत डरावनी है। हाँ, बिल्कुल सही, बाकी मिनिस्टर्स ने भी सपोर्ट किया। हम ग्रेट किन के ऑफिशियल्स हैं। प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज आप आगे आइए, हम सब मिलकर एम्परर को रिपोर्ट करेंगे। हम लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को ऐसे मनमानी नहीं करने दे सकते। लॉर्ड वांग, मैं ग्रेट किन के बारे में ही सोच रहा हूं। ली सी ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ली सी इतने सालों से सरवाइव कर रहा था क्योंकि वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझता था। उसे पता था कि आज का लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 7 to 8 ऑफिशियल्स के कंप्लेंट करने से हार नहीं मानेगा। उन 7 मिनिस्टर्स को समझ नहीं आया कि ली सी ऐसा क्यों कह रहा है। तभी मैं अपने ऑफिशियल रोब्स कपड़ों में कीलिन हॉल के सेंटर में आ गया। मेरे आते ही कोर्ट में एकदम साइलेंस हो गया। जो ऑफिशियल्स बात कर रहे थे वो जल्दी से अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। वो 7 मिनिस्टर्स भी ली सी के पास से हटकर अपनी जगह पर आ गए। ली सी आगे आया और बहुत डरते हुए उसने रिसेंट डेज की ग्रेट किन की रिपोर्ट्स पढ़ी। ली सी के बाद बाकी मिनिस्टर्स ने भी अपनी अपनी रिपोर्ट्स दी। मैं हॉल के सेंटर में खड़ा था और मेरी नजरें उन सब पर थी। मेरे देखने से ही ऑफिशियल्स डर रहे थे। खासकर लुजोंग पेविलियन की न्यूज लीक होने के बाद से मैंने कुछ नहीं बोला जब तक सारे ऑफिशियल्स ने डरते डरते अपनी रिपोर्ट खत्म नहीं कर ली। फिर मैंने उन 7 मिनिस्टर्स की तरफ देखा जो उस रात पार्टी में गए थे। मेरी नजर पड़ते ही उन 7 मिनिस्टर्स की सांसें अटक गईं। प्राइम मिनिस्टर ली सी से हेल्प लेने का प्लान फेल हो गया और अब लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने हमें टारगेट कर लिया है। मेरी ठंडी आवाज शांत हॉल में गूंजी। इन 7 ऑफिशियल्स ने सीक्रेटली फैक्शंस गुड बनाने की कोशिश की है। ये लाइन सुनते ही उन 7 मिनिस्टर्स के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे सब कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। ग्रेट चिन के लॉ के हिसाब से इसकी सजा क्या है? मैंने ली सी की तरफ देखकर पूछा। ग्रेट किन के लॉ के हिसाब से सीक्रेटली फैक्शंस बनाने की सजा ये पूरी फैमिली को मारन है। ली सी ने आगे आकर बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर दिया।
ये सुनते ही उन 7 मिनिस्टर्स के चेहरों का रंग उड़ गया। एक मिनिस्टर ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, हम ग्रेट चिन के लॉयल ऑफिशियल्स हैं, हम स्टेट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। अगर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने हमें सजा दी तो ग्रेट चिन की कोर्ट में केओस, तबाही मच जाएगी। उसकी बात में लॉजिक था। वो 9 मिनिस्टर्स ग्रेट चिन के पिलर्स थे, वो स्टेट के बहुत इंपॉर्टेंट, इसी वजह से उन्हें लगता था कि मैं उन्हें एक साथ नहीं मार सकता। अगर 7 मिनिस्टर्स एक साथ मर गए तो कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स खाली हो जाएंगे और ग्रेट किन के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बात सच थी, लेकिन जब उस मिनिस्टर ने ये बात मेरे सामने कही तो इसका मतलब बदल गया। उसने एक तरह से मुझे चैलेंज किया था। पूरी कोर्ट एकदम शांत थी, सारे ऑफिशियल्स भी अंदर से यही सोच रहे थे, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बस हमें डराने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वो सच में इन 7 मिनिस्टर्स को एक साथ नहीं मारेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रेजेंट की अथॉरिटी को चैलेंज करने का नतीजा क्या होता है। वेवे चंताओ, ताइपू जाओली, तिंगवे सनचेंग, दियांके जाओ जिनलाई, जोंगजंग वूहे, शॉफू वांग किंगशान, मैंने उन 7 मिनिस्टर्स के नाम लिए। तुम 9 मिनिस्टर्स में से एक हो। तुम्हारा काम ग्रेट चीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था, लेकिन तुम फैक्शंस बनाकर एम्परर के खिलाफ गए। लॉ के हिसाब से तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देना चाहिए, लेकिन तुमने रीजेंट मुझसे के सामने आर्ग्यू किया, जो इंसॉर्डिनेशन बगावत का क्राइम है, और तुमने अपनी गलती भी नहीं मानी। तुम्हारी सजा लिंची 1000 कट से मौत है, ताकि बाकी ऑफिशियल्स को सबक मिले। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर हॉल में मौजूद हर इंसान के कानों में गूंजी। मैंने सिर्फ कुछ वर्ड्स में कोर्ट के 7 टॉप मिनिस्टर्स की मौत का फैसला सुना दिया था। हॉल के अंदर एकदम डेथ साइलेंस था। सारे ऑफिशियल्स शॉक में थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सच में 7 टॉप मिनिस्टर्स को एक साथ मारने का ऑर्डर दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट में तो तबाही मच जाएगी। ऑफिशियल्स का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सब छुप छुप कर लीसी की तरफ देखने लगे। कोर्ट में कैओस रोकना हमेशा से प्राइम मिनिस्टर लीसी की प्रायोरिटी रही है। वो जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन लीसी ने बहुत स्मार्टली अपनी आंखें बंद कर ली। ऑफिशियल्स को कोई हेल्प नहीं मिली। वो बस मन ही मन अफसोस कर सकते थे। लीसी भी डीप थॉट्स में चला गया था। इतने सालों में मुझे आज जाके समझ आया है कि ये लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर आखिर है कौन। कोर्ट डिसमिस होने के बाद ये न्यूज पूरे शियान्यांग में फैल गई। 7 टॉप मिनिस्टर्स को रीजेंट ने एक झटके में मौत की सजा दे दी। पूरा शियान्यांग हिल गया था। सबको फील हो रहा था कि शियान्यांग के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जाओ गाओ मैंशन, जाओ गाओ मेन हॉल की सबसे बड़ी चेयर पर बैठा था। उसके पीछे 6 सॉर्ड स्लेव्स खड़े थे और सामने एक आदमी खड़ा था जो भारी चेन्स, जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ी सॉर्ड थी। इस आदमी का चेहरा बहुत रफ था और उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स, निशान और टैटूज, चेहरे पर ब्रांडेड मार्क्स थे। ये मार्क्स 7 किंगडम्स की प्रिजन्स के थे, मतलब 7 किंगडम्स ने इसे मौत की सजा दी थी। ये आदमी था शंकी, नरक से आया हुआ शैतान। जाहू मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के लोग उसे देखकर कांपते थे। वो कई बार 7 किंगडम्स की प्रिजन्स में पकड़ा गया था। उसके शरीर के टैटूज उसकी डार्क प्रिजन लाइफ की स्टोरी बता रहे थे। लेकिन 10 साल पहले सॉर्ड सेंट गेने ने उसे हराया और शिया प्रिजन में डाल दी, और पिछले 10 सालों से वह शिया प्रिजन से नहीं भाग पाया था। 3 दिन पहले जाओ गाओ ने उसे उस प्रिजन से बाहर निकाला था। शंकी ब्लैक सॉर्ड्समैन, तुम्हें वहां से निकालने में मुझे बहुत एनर्जी लगी, पर अब देखकर लग रहा है कि तुम कुछ खास नहीं हो। जाओ गाओ शंची को देखते हुए बहुत काम टोन में बोला। शंची ने कुछ नहीं बोला, बस अपनी आंखें हल्की सी ऊपर करके जाओ गाओ को देखा। शंकी का ये रिएक्शन देखकर 6 सॉर्ड स्लेव्स ने अपनी सॉर्ड्स पकड़ ली और अटैक करने के लिए तैयार हो गए। रुको, जाओ गाओ ने अपना हाथ उठाया और 6 सॉर्ड स्लेव्स वापस पीछे हट गए। हम एक डील करते हैं, कैसा रहेगा? जाओ गाओ ने पूछा। क्या डील? शंची ने जाओ गाओ की तरफ देखा। और इसके पीछे खैरे 6 फाइटर्स भी बहुत स्ट्रांग हैं। क्या तुम्हें आजादी, फ्रीडम चाहिए? शंकी की शांत आंखों में एक हल्की सी चमक आई। तुम्हें किसे मरवाना है? शंकी को पता था कि फ्रीडम के लिए उसे कुछ करना होगा, और उसे पता था कि जाओ गाओ उसे किसी को मारने के लिए ही लाया है, और वो भी किसी ऐसे इंसान को जिसे जाओ गाओ खुद नहीं मार पा रहा। क्योंकि मुझे मारने के अलावा और कुछ नहीं आता। ग्रेट किन का लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर चिन्मू, जाओ गाओ ने कहा। शंची की आंखें छोटी हो गईं। एक सिविल ऑफिशियल मंत्री, क्या तुम उसे खुद नहीं मार सकते? एक सिविल ऑफिशियल? 10 सिविल ऑफिशियल्स को तो मैं ऐसे ही मसल सकता हूं। चिन्मू कोई नॉर्मल सिविल ऑफिशियल नहीं है। वो तुम्हें निराश नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हें शॉक कर देगा। एक मगरी जाओगाओ के हाथ पर चल रही थी। मैं ग्रैंड मास्टर, शिया प्रिजन में सड़ कर मरने से अच्छा है कि तुम आजादी के लिए ये लड़ाई लड़ो, और ये काम खत्म होने के बाद लो वांग तुम्हें गेने को ढूंढने में हेल्प करेगा। जाओगाओ ने शंकी को देखते हुए एक और कंडीशन रखी। उसे पता था कि शंकी कैसा इंसान है। ये एक ऐसा इंसान है जिसे सॉर्ड्स, तलवारों का पागलपन है। अगर इसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल जाए तो ये लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे सकता है। ऐसे पागल लोगों को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है, चाहे वो कितने भी खूंखार क्यों ना हो। जाओ गाओ ने अपना जाल बिछा दिया था। उसे पता था कि शंची ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करेगा। जेने का नाम सुनते ही शंची की आंखों में एक अजीब सा पागलपन आ गया। उसने जाओ गाओ को घूर
कर देखा और फिर कुछ सेकंड्स बाद अपना सिर हिलाया। ठीक है, जाओ गाओ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। उसे ये फीलिंग बहुत पसंद थी जब हर चीज उसके प्लान के हिसाब से चल रही हो, चाहे वो शंची हो या फिर मैं। 6 स्वॉर्ड स्लेव्स तुम्हारे साथ एक्शन में जाएंगे। मेरे पास एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। मुझे यकीन है ये तुम्हारे टास्क के हिसाब से सही रहेंगे। शंची ने जाओ गाओ के आसपास खड़े 6 स्वॉर्ड स्लेव्स को घूर कर देखा। कोई जवाब नहीं दिया। वो जानता था अगर उसने ऑर्डर फॉलो किया तो ये 6 स्वॉर्ड स्लेव्स उसका बैकअप होंगे, और अगर उसने जाओ गाओ का प्लान नहीं माना तो इन्हीं 6 स्वॉर्ड स्लेव्स की तलवारें उसकी गर्दन पर होंगी। कुछ दिन तुम श्यानयांग में ही रुकोगे। मिशन स्टार्ट होने पर तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जाओ गाओ ने इशारा किया और कुछ लोग शेंगची को उसके बेस पर ले जाने के लिए आगे आए। शेंगची को जाता देख जाओ गाओ के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। ये पूरा प्लान सीक्रेट रहेगा। मैंने अपने टॉप लेवल के फाइटर्स को काम पर लगाया है। इस सरप्राइज अटैक में वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, मौत ही उसका एंड होगा। चुपचाप एक मिनिस्टर बनकर रहता तो अच्छा था, लेकिन उसे दूसरों के मैटर्स में इंटरफियर करने की बीमारी है। जो इंसान मौत के करीब है वो अभी भी पावर छोड़ने को तैयार नहीं। तो फिर मुझे जाओ गाओ को ही उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। जाओ गाओ की आंखों में एक पागलपन था। अगर कोई उसका रास्ता काटेगा तो उसे क्लियर करना ही डरेगा। थोड़ी दूर चलते हुए शंची ने जाओ गाओ की ये बातें सुनी और उसकी थ्योरियां चर्च गईं। ये आदमी पूरी तरह से साइको है, शंची ने सोचा, लेकिन उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। शंची गार्ड्स के साथ श्यानयांग सिटी के एक कोर्टयार्ड की तरफ चला गया। उधर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर के एस्टेट में क्या सिचुएशन है, मैंने पूछा। कमरे में मैं अकेला था। कोई देखता तो सोचता कि मैं खुद से बातें कर रहा हूं, लेकिन मेरे इतना बोलते ही युआन त्यांगांग मेरे सामने आ गया। रिपोर्टिंग सर, युआन त्यांगांग ने झुककर कहा, ब्लैक सोर्ड्समैन शेंची सीक्रेटली श्यानयांग सिटी में एंटर कर चुका है और उसे जाओ गाओ के बेस पर ले जाया गया है। इंटेलिजेंस के हिसाब से शेंची ने अटैक करने का जाओ गाओ का ऑफर मान लिया है। टारगेट आप है। फिलहाल उसे श्यानयांग के एक सेफ हाउस में ठहराया गया है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक कोल्ड स्मर्क आ गई। मुझे पहले से ही जाओ गाओ और हु हाई के असली इरादों का अंदाजा था, लेकिन अगर उन्होंने मुझे अपना एनिमी मान ही लिया है तो उनका एंड सिर्फ एक है, मौत। गार्ड्स, मेरी तेज आवाज गूंजी। हुआंग जोंग ने दरवाजा खोला और अंदर आया। सर, शेन्यांग सिटी में हमारे बेस्ट फाइटर्स को पोजीशन कर दो। मेरी आंखों में एक चमक थी। अब देखते हैं किसकी तलवार ज्यादा फास्ट और ब्रूटल है। हुआंग जोंग ऑर्डर लेकर बाहर चला गया। मेरे अनकवर एजेंट्स भी शेन्यांग के हर कोने में फैलने लगे थे। आस्कर, जांगफे, जाओयुन और माचाओ जैसे फाइटर्स तो एक्साइटमेंट से पागल हो रहे थे। इतने लंबे समय से लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर एस्टेट में खाली बैठकर वो बोर हो चुके थे। बाहर से देखने पर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर एस्टेट एकदम नॉर्मल और पीसफुल लग रहा था। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, बाहर से शांत और अंदर से पूरी तरह अलर्ट। जब अटैक होगा तो सरप्राइज कौन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। युआन त्यांगांग अभी भी कमरे में खैरा था। बॉस का प्लान वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है, उसने मन ही मन सोचा। मैंने उसकी तरफ देखा। इंपीरियल गार्ड्स को चेक करो, पता लगाओ कि जाओ गाओ के कितने मोहरे उनके अंदर घुसे हुए हैं। उसने गार्ड्स तक को करप्ट कर दिया है। अंडरस्टूड, युआन त्यांगांग ने हाथ जोड़कर कहा। शंची की लोकेशन क्या है, मैंने पूछा। मैंने बुलियांग रेन को अरेंज कर दिया है, वो आपको वहां लीड करेंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। इतना कहकर युआन त्यांगांग एक बार फिर कमरे से गायब हो गया। एक्सियांग के एक सुनसान कोर्टयार्ड में शंची को यहां लाए जाने के बाद से वो बाहर नहीं निकला था। एक तो उसका सिटी में खुलेआम घूमना रिस्की था और दूसरा इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ गार्ड्स का भारी पहरा था। यह समझना मुश्किल नहीं था कि ये सब जाओ गाओ के आदमी है। डील फाइनल होने के बाद भी जाओ गाओ उस पर नजर रख रहा था, पर शंची को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर वो यहां से जाना चाहे तो ये चंद लोग उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इलाका सुनसान था। कोर्टयार्ड में पूरी शांति थी। सालों तक लगातार फाइट करने की वजह से शंची के डेंजर सेंस बहुत शार्प थे। उसने फोकस किया। अचानक बाहर घात लगाए बैठे गार्ड्स की प्रेजेंस गायब हो गई थी। शंची तुरंत अलर्ट हो गया और तभी कदम ताल की भारी आवाजें कोर्टयार्ड के चारों तरफ गूंजने लगी। आवाज सुनकर लग रहा था जैसे भारी आर्मर पहने हुए सोल्जर्स की पूरी ट्रूप आ गई हो। शंची ने थ्योरियां चाही। जाओ गाओ ऐसा नहीं कर सकता, उसे अभी मेरी जरूरत है उस लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए, और जाओ गाओ इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वो अपने ही लोगों को मरवा दे। शंची के एक्सपीरियंस के हिसाब से जिन गार्ड्स की प्रेजेंस गायब हुई थी उन्हें मार दिया गया था। इतने सारे लोगों को एक साथ बिना किसी आवाज के खत्म करना, हमला करने वाले का पावर लेवल काफी हाई था। शंची की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। बहुत समय से उसे कोई ढंग की फाइट नहीं मिली थी। रही बात उन सोल्जर्स की, शंची ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जल्दी करो, यहाँ एम्पायर का एक फजिटिव छुपा है। पूरे कोर्टयार्ड को सील कर दो। दरवाजा जोर से तोड़ दिया गया। एक चिन जनरल अपने सोल्जर्स को कमांड कर रहा था। कुछ ही देर में पूरे कोर्टयार्ड को चारों तरफ से लॉकडाउन कर दिया गया।
वो जनरल बहुत रिस्पेक्ट के साथ एक काले कपड़े पहने आदमी के पास गया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। शंग-ची को घेरने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। बाहर छुपे जाओ गांव के आदमियों को मेरे बुली अंदरन ने ही क्लियर किया था। फ्यूजिटिव शंग-ची, 3 दिन पहले तुम प्रिजन से भागे थे। जेल ब्रेक की सजा मौत है, चुपचाप बाहर आकर सरेंडर कर दो। अंदर से कोई मूवमेंट नहीं हुई। पूरे कोर्टयार्ड में मौजूद सोल्जर्स ने अपनी तलवारें और भाले कसकर पकड़ ली। उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। आखिर उनका सामना ब्लैक स्वॉर्ड्समैन शेंग-ची से था, एक ऐसा दरिंदा जिसके हाथों अनगिनत एक्सपर्ट्स मारे जा चुके थे। फ्यूजिटिव शेंग-ची 3 दिन पहले अचानक घर की एक दीवार जोरदार धमाके के साथ उड़ गई। लकड़ी और ईंटों के टुकड़े हवा में किसी बुलेट की तरह उड़े और कई सोल्जर्स को उड़ा कर रख दिया। उसी मलबे के बीच से एक बेहद पावरफुल और जानलेवा सॉर्ड एनर्जी सीधा चिन जनरल की तरफ बढ़ी। जनरल वहीं जम गया। उसका ब्रेन इस स्पीड को प्रोसेस ही नहीं कर पाया। मैंने तुरंत उसे कॉलर से खींचा और उस डेडली स्ट्राइक से बचा लिया। वो सॉर्ड ऑरा हमारे पीछे की दीवार से टकराई और पूरी दीवार एक झटके में चकनाचूर हो गई। चिन जनरल को अब जाके होश आया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। थैंक यू सर, अगर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने उसे नहीं बचाया होता तो अब तक उसके 2 टुकड़े हो चुके होते। उड़ते हुए मलबे और धुएं के बीच से शंग-ची बाहर आया, अपने कंधे पर अपनी भारी तलवार जूके रखे हुए। उसकी खूंखार नजरें वहां मौजूद हर इंसान को स्कैन कर रही थी। कौन कह रहा था कि मुझे मौत की सजा मिलेगी? सोल्जर्स ने अपने वेपन्स को और कस लिया, बस यही दुआ कर रहे थे कि अगर फाइट शुरू हो तो इस मौत के देवता के हाथों वो इतनी जल्दी ना मारे जाएं। उन डरे हुए सोल्जर्स को देखकर शंग-ची की आंखों में निराशा छा गई। उसे लगा था कि कोई तगड़ा अपोनेंट आया होगा, लेकिन उसने चारों तरफ देखा। उसे वो एक्सपर्ट कहीं नजर नहीं आया जिसने जाओ गांव के आदमियों को मारा था। एक असली एक्सपर्ट की ऑरा छुप नहीं सकती, वो उसे एक नजर में पहचान लेता। ब्लैक स्वॉर्ड्समैन शेंग-ची, तुम एम्पायर के दुश्मन हो। रूल्स के हिसाब से तुम्हारी मौत पक्की है। शंग-ची ने इस आवाज की तरफ देखा। एक काले कपड़े पहने आदमी खड़ा था कि वही इन सोल्जर्स का कमांडर है, लेकिन उसमें कोई मार्शल आर्ट स्किल्स नहीं थी। कम से कम शंग-ची को उसमें कोई कॉम्बैट पावर फील नहीं हुई। ये रियलाइज करते ही शंग-ची का इंटरेस्ट खत्म हो गया। उसने बोरे होते हुए पूछा, तुम कौन हो? जबान संभालकर लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सर से बदतमीजी मत करो। चिन जनरल ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर? शंग-ची ने कुछ सोचा, तो तुम ही चिन्मो हो? शंग-ची थोड़ा सरप्राइज था। उसने नहीं सोचा था कि उसका टारगेट खुद चलकर उसके पास आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल इसे मरना ही था। शंग-ची ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तो जाओ गांव का टारगेट यही है, बिना किसी पावर वाला एक कमजोर स्कॉलर। शंग-ची ने एक बार फिर अपनी सेंसेस से चेक किया। सच में उसे मेरे अंदर कोई एनर्जी लेवल फील नहीं हुआ। तुम्हारे फाइटर्स कहाँ हैं? जाओ गांव ने कहा था कि तुम्हारे पास अच्छे फाइटर्स हैं। शंग-ची ने कहा, यहां मौजूद किसी की भी औकात नहीं है कि वो मुझसे लड़ सके। तुम्हारी हिम्मत। जनरल आगे बढ़ा, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हें मेरे फाइटर से मिलने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक जिंदा इंसान की जगह एक लाश के रूप में देखना ज्यादा पसंद करूंगा। मेरी आंखों में कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स वाला लुक आ गया था। शंग-ची का लेवल कमजोर नहीं था, बस अफसोस कि उसने गलत साइड चुनी। तुम्हारे बस की बात है। शंग-ची ऐसे हंसा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जोक सुन लिया हो। उसने मुझे एक डिस्गस्ट वाली लुक दी। मेरे बस की बात है या नहीं? शंग-ची हंसता रहा। एक बिना पावर वाला इंसान उसे लाश में बदलना चाहता है? क्या मजाक है? क्या उसे लगता है कि मेरी जुके तलवार सिर्फ शोपीस है? ये आदमी ज्यादा से ज्यादा कुछ बेसिक मूव्स जानता होगा। इसके पास तो इंटरनल एनर्जी तक नहीं है। हिम्मत तो बहुत है इसमें। शंग-ची अपने दिमाग में ओपोनेंट के लेवल को कैलकुलेट कर रहा था। ये उसकी पुरानी आदत थी। दुश्मन कैसा भी हो, वो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ को जज करता था। लेकिन शंग-ची को अपनी स्किल्स पर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था, और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो हर जगह लोगों को चैलेंज करता फिरता था। 3 मूव्स। अगर मैंने तुम्हें 3 मूव्स के अंदर नहीं मारा तो आज मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। डील? मैंने एक खतरनाक स्माइल के साथ शंग-ची की तरफ देखा। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? शंग-ची की आंखों में खून उतर आया। उसने आज तक इतने लोगों को हराया था, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि उसके सामने ऐसा एटीट्यूड दिखाए। शंग-ची ने अपनी जूक तलवार पकड़ी और पूरी स्पीड से मेरी तरफ चार्ज किया। एक खूंखार रेड ऑरा उसकी तलवार पर चमकने लगी। जूक बहुत भारी थी, लेकिन शंग-ची के हाथों में वो किसी खिलौने जैसी लग रही थी। उस जायंट सॉर्ड के हर स्विंग के साथ डेडली एनर्जी वेव्स मेरी तरफ आने लगी। एक तरफ उस मासिव तलवार से बचना था और दूसरी तरफ उसकी ऑरा स्ट्राइक से, लेकिन मैं उन हमलों के बीच किसी भूत की तरह दौड़ कर रहा था। उसके अटैक्स कोर्टयार्ड की दीवारों और जमीन को फाड़ रहे थे। देखते ही देखते पूरा कोर्टयार्ड बर्बाद हो गया। हर तरफ तबाही के निशान थे। सोल्जर्स अपनी जान बचाने के लिए पीछे भाग रहे थे। ये ऐसी फाइट नहीं थी जिसमें वो घुस सके। वो तो इन हमलों से बच भी नहीं पा रहे थे। और फिर उन्होंने लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर को देखा। इतने ब्रूटल अटैक्स के बीच भी उन पर खरोंच तक नहीं आई थी। उनका स्किल लेवल सच में इनसेन था। शंग-ची का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने
कभी नहीं सोचा था कि ये कमजोर सा दिखने वाला आदमी उसके हर अटैक को डॉज कर लेगा। उसका हर एक स्ट्राइक वो कितनी आसानी से स्लिप कर रहा था। शंग-ची को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना मुक्का किसी रुई के ढेर पर मार रहा हो। इम्पैक्ट जीरो था। क्या तुम सिर्फ छुपना और डॉज करना ही जानते हो? शंग-ची ने मुझे घूरते हुए चिल्लाया। मेरे चेहरे पर एक स्मर्क आ गई। क्या ये कोई क्वेश्चन है? शंग-ची एकदम चुप हो गया और अगले ही पल उसने अपनी जूके को हवा में तेजी से घुमाना शुरू किया, जिससे एक मासिव टोर्नेडो बन गया। उस बवंडर ने आसपास के पेड़ों की टहनियों और पत्तों को उखाड़ फेंका और मेरी विजन को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। मेरे शरीर पर ये टैटूज देख रहे हो? शंग-ची की आवाज गूंजी। मैंने पास्ट में बहुत से महंगे सवाल पूछे हैं और ये स्कार्स उन्हीं का आंसर है। शंग-ची सीधा उस टोर्नाडो के बीच में घुस गया। उस भयानक तूफान ने सब कुछ धुंधला कर दिया था। हवा को चीरती हुई तलवार की आवाज के साथ अचानक मांस कटने की एक खौफनाक आवाज बाहर आई। कोई तो बुरी तरह घायल हुआ था, लेकिन तलवार तो सिर्फ शंग-ची के हाथ में थी। क्या लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर हार गए? सोल्जर्स डर के मारे अपनी गर्दनें उचकाकर उस डस्ट क्लाउड में देखने की कोशिश करने लगे। तभी वो टोर्नेडो अचानक रुक गया। हवा में उड़ रहे पत्ते और लगरिया वापस जमीन पर गिरने लगे और वो पत्ते जाकर गिरे जमीन पर पड़े हुए शंग-ची पर, नहीं, शंग-ची के डेड बॉडी पर। शंग-ची की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके चेहरे पर एक डिसबिलीफ का एक्सप्रेशन जम गया था। उसकी छाती के ठीक बीच में एक ब्रॉन्ज स्वॉर्ड आर पार हो चुकी थी और उस घाव से लगातार खून बह रहा था। मरते दम तक उसे यह समझ नहीं आया कि जिस इंसान में कोई एनर्जी फील नहीं हो रही थी, उसने एक ही स्ट्राइक में उसे खत्म कैसे कर दिया। भारी मेटल के जमीन पर गिरने की आवाज आई। उसकी जायंट स्वॉर्ड झुके अपने मालिक की तरह ही मिट्टी में पड़ी थी। सोल्जर्स के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो सदमे से बाहर आए। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर ने सच में एक झटके में उस मॉन्स्टर शंग-ची को मार गिराया। उन्हें नहीं पता कि उस टोर्नाडो के अंदर क्या हुआ, लेकिन उस तूफान के शुरू होने से लेकर खत्म होने के चंद सेकंड्स के अंदर ही शंग-ची का गेम ओवर हो चुका था। चिन जनरल को अचानक अपनी कमर के पास कुछ हल्कापन महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, उसकी म्यान खाली थी। तलवार वहां से गायब थी। उसने वापस शंग-ची की तरफ देखा। उसकी छाती में जो तलवार घुसी थी वो उसी की ब्रॉन्ज स्वॉर्ड थी। सब कुछ इतनी फास्ट स्पीड में हुआ था कि किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा। जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे, वो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन शंग-ची मेरे एक सिंगल अटैक से मारा गया था। अभी तो वो जेल से छूटा ही था और उसका लक यहीं खत्म हो गया। चिन आर्मी के सोल्जर्स अपने लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर की तरफ बस देखते रह गए। काले कपड़ों में वो कोर्टयार्ड के बीचों बीच खड़े थे। उनके पैरों के पास ब्लैक सोर्ड्समैन की बेजान लाश और खून का एक बड़ा सा तालाब था और लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, उनके कपड़ों पर धूल का एक कण भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस रात की ठंडी हवा का मजा ले रहे हो। तभी मेरी कड़क आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ा। फजिकेट शंग-ची, जेल से भागना एक अनपार्डनेबल क्राइम है और एम्पायर के ऑफिशियल्स पर हमला करना सीधे मौत। इसकी लाश को सिटी गेट पर लटका दो ताकि बाकी क्रिमिनल्स को एक वार्निंग मिल सके। यस सर। चिन जनरल ने पूरे जोश के साथ सलूट किया। उसने हाथ से इशारा किया और कुछ सोल्जर्स तुरंत आगे आए। उन्होंने शंग-ची की लाश को उठाया और कोर्टयार्ड से बाहर ले जाने लगे। फिर कुछ और सोल्जर्स ने मिलकर उस भारी झुके तलवार को उठाया। मैंने अपना सर हिलाया। चलो, ये तलवार मेरे कलेक्शन में शामिल हो गई। तभी एक बुलियांगरन एजेंट अचानक मेरे सामने प्रकट हुआ। वो घुटनों पर झुका और बोला, सर हुआंग जोंग वो एलिक्सर पिल्स लेकर वापस आ गए हैं। मैंने हाँ में सर हिलाया और कोर्टयार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अपनी रिपोर्ट देने के बाद वो बुलियांगरन भी हवा में गायब हो गया। चिन सोल्जर्स इस तरह अचानक किसी के आने और गायब होने से पूरी तरह कंफ्यूज थे, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ चीजें उनके लेवल से बाहर हैं, इसलिए सवाल करना बेवकूफी होगी। जनरल ने अपनी ट्रूप को मेरे पीछे चलने का इशारा किया और हम सब उस बर्बाद कोर्टयार्ड से बाहर निकल गए। हमारे जाने के बाद अंधेरे में छुपे हुए 6 सॉर्ड स्लेव्स बाहर आए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अगले ही पल वो शैडोज में मिल गए। उन्हें ये खबर तुरंत जाओ गांव तक पहुंचानी थी। थोड़ा आगे चलने पर यह रास्ता तो प्रिंस हुहाई के एस्टेट की तरफ जा रहा है। चिन जनरल के दिमाग में डेंजर बेल्स बजने लगी। प्रिंस के घर पर हमला, क्या हम सोल्जर्स का वहां जाना सही रहेगा? लेकिन जब तक मैं कोई ऑर्डर नहीं देता, वो मुझे छोड़कर जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। और हाँ, मेरा टारगेट हुहाई का एस्टेट ही था। जाओगाओ और हुहाई का चैप्टर अब क्लोज करना ही डरेगा। पहले मेरा प्लान था कि मैं जाओगाओ को अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने दूं, ताकि मैं उसके पूरे नेटवर्क को एक ही बार में क्रश कर सकूं। लेकिन अब मेरे पास उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। मेरे पास जाओगाओ के साथ ये कैट एंड माउस गेम खेलने का टाइम नहीं है। हुआंग जोंग वो मेडिसिन ले आया है। अब वक्त आ गया है कि मैं एम्परर यिंग ज़ेन की इमोर्टैलिटी का इंतजाम करूं। उधर जाओगाओ के बेस पर 6 सॉर्ड स्लेव्स अपनी फुल स्पीड में वापस पहुंच चुके थे। जाओगाओ को पहले ही कोर्टयार्ड की खबर और शंग-ची की मौत का पता चल चुका था। वो अपनी मेन चेयर पर बैठा था। 6 सॉर्ड स्लेव्स उसके पीछे खड़े थे। उसका चेहरा बेहद डार्क और टेंशन से भरा था। वो शंग-ची की मौत की वजह से उदास नहीं था। उसे टेंशन इस बात की थी कि उसका हर एक मूव मेरी नजरों के सामने था। शंग-ची को श्यायांग आए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था।
जाओ गाओ को अपनी लोवांग ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेसी पर पूरा भरोसा था। उसे लगा था कि शंग-ची की एंट्री किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी मैंने उसे ढूंढकर खत्म कर दिया। इसका सीधा मतलब था कि जाओ गाओ के अपने घर में मेरे स्पाइस मौजूद थे। जाओ गाओ का चेहरा गुस्से से और भी भयानक हो गया। उसे लगता था कि उसने मुझे अच्छे से स्टडी कर लिया है। उसे पता था कि मेरी पर्सनल पावर बहुत हाई है और मेरे पास एलीट गार्ड्स हैं, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना खतरनाक होगा। मेरी पहुंच सीधा जाओगा के प्राइवेट एस्टेट तक हो चुकी थी। उसे इस बात का घमंड था कि उसके घर के सारे गार्ड्स लुआंग के एलीट असैसिन्स हैं। लुआंग एक ऐसा जाल जहां से हवा भी बिना मर्जी के पार नहीं हो सकती। लेकिन आज असलियत सामने आ गई थी। वो इनविंसिबल लुआंग नेटवर्क को मैंने बुरी तरह इन्फिल्ट्रेट कर दिया था। लोवांग जाओगाओ की पावर का कोर सिस्टम था। असाइनेशन, इंटेलिजेंस गैदर करना, दूसरों को फंसाना, वो हर काम जो ओपनली नहीं किया जा सकता था उसे लोवांग ही अंजाम देता था। लोवांग के असैसिन्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरी तरह लॉयल थे, चाहे जो हो जाए, और जाओगाओ को उन पर अंधा भरोसा था। इतने सालों में जाओगाओ ने एक बार भी लुआंग पर शक नहीं किया था, लेकिन आज जाओगाओ ने एक गहरी सांस ली और अपना डिसीजन ले लिया। वो सीधा प्रिंस हुहाई के एस्टेट की तरफ निकलता रहा। उधर हुहाई को भी यह खबर मिल चुकी थी। वो अपने कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके पसीने छूट रहे थे। शंग-ची की मौत का मतलब था कि मेरा पावर लेवल उस मॉन्स्टर से भी कहीं ज्यादा था। हुहाई ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इंसान जिसे वो हमेशा कोर्ट में इग्नोर करता आया था, वो इतना खतरनाक स्ट्रेटेजिस्ट और अनबीटेबल फाइटर निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, शंग-ची शहर में आया था। ये बात पूरी तरह सीक्रेट थी। हुहाई जानता था कि लुआंग का ऑपरेशंस कितना सिक्योर होता है। ये बाहर से लीक होना इम्पॉसिबल था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, इंटेलिजेंस अंदर से लीक हुई है। उसका दिमाग भी जाओगाओ की तरह ही दौड़ रहा था। वो अनबीटेबल लुआंग सिस्टम किसी ने हैक कर लिया था। लुआंग ही तो उन दोनों का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था। ये सोचते ही हुआई का डर और बढ़ गया। वो कमरे में और तेजी से पेसिंग करने लगा। उसका दिमाग फटने को हो रहा था। प्रिंस, एक सीक्रेट सर्वेंट दौड़ता हुआ अंदर आया। जाओगाओ सर आ गए हैं। हुआई की आंखों में उम्मीद जाग गई। फाइनली जाओगाओ आ गया। वो तेजी से बाहर भागा। दूर से ही जाओगाओ को देखते ही वो चिल्लाया, ये सब क्या बकवास है? लोवांग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? माहौल की सीरियसनेस को देखते हुए सारे सर्वेंट्स चुपचाप वहां से खिसक गए। हुहाई पूरी तरह पैनिक मोड में था। जाओगाओ ने उसे इस हालत में देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इतना घबरा क्यों रहे हो? दुश्मन अभी हमारे दरवाजे तक नहीं पहुंचा है। ये सुनकर हुहाई ने खुद को थोड़ा संभाला। मास्टर, अब हमारा प्लान क्या है? अब जो सिचुएशन है, बाजी हमारे हाथ से निकल रही है। हमारे पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। जाओगाओ की आंखों में वो पुराना पागलपन वापस आ रहा था। हुहाई ने अपनी थ्योरियां चढ़ाई। जितना वेट करेंगे खतरा उतना ही बढ़ेगा। कल ही हम अपना मूव चलेंगे। जाओगाओ ने हुहाई को घूर कर देखा। कल हुहाई की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिर्फ एक दिन का टाइम, इतनी जल्दी में अटैक करना, क्या हम सक्सेस होंगे? हुआई को लग रहा था कि आज जाओगा अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। प्रिंस, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास कोई और चॉइस है? बात अब आर पार की है। जीते तो पूरा एम्पायर हमारा, और अगर हारे तो सीधा मौत की खाई। जाओगाओ ने हुहाई को बीच में ही काट दिया और पीछे मुड़कर पवेलियन की तरफ जाने लगा। हुहाई ने एक पल सोचा और तुरंत उसके पीछे भागा। कल चिन्मो एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर होगा। वो अपनी सिक्योरिटी के लिए इंपीरियल गार्ड्स को बुलाएगा। हमने इतने सालों तक उन गार्ड्स में अपने आदमी प्लांट किए हैं, अब उनका यूज करने का वक्त आ गया है। कल एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर सिर्फ हमारे लोग होंगे। जाओगाओ के शरीर से एक भयानक किलिंग इंटेंट निकलने लगा। उस वक्त इंपीरियल गार्ड्स और लुआंग के एलीट असासिन्स मिलकर चिन्मो को घेर लेंगे। मुझे उनका मूवमेंट पता है। हमें सरप्राइज अटैक करना होगा। जब उनका डिफेंस सबसे कमजोर हो, तभी जीतने का चांस है। कल या तो मेरी मौत होगी या उनका गेम ओवर होगा। क्या यह सच में काम करेगा? हुहाई ने जाओगाओ को गौर से देखा। अगर एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर सब हमारे लोग हुए तो हम उन्हें सरप्राइज कर देंगे और चारों तरफ से घेर कर मैं पक्का मारा जाऊंगा। हुहाई, चारों तरफ से घिरने के बाद मौत पक्की है। हुहाई में अचानक कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने आपसे कभी झूठ बोला है। प्रिंस, हुहाई की सारी टेंशन ऐत्म हो गई। उसने अपनी मुट्ठी भींची। चिन्मो को मरना ही होगा। तभी एक सर्वेंट लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। प्रिंस, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर अपने गार्ड्स के साथ इधर ही आ रहे हैं। क्या? हुहाई ने सर्वेंट को घूरा। उन्होंने अभी उसे मारने का प्लान बनाया था और टारगेट खुद चल कर आ गया। वो इस वक्त मेरे एस्टेट में क्यों आएगा और किसे साथ लाया है वो? जाओगाओ ने घुटनों के बल बैठे उस सर्वेंट को खूंखार नजरों से देखा। सर्वेंट कांपते हुए बोला, एक आर्मी वो अपने साथ पूरी चिन आर्मी लेकर आए। वो सीधा प्रिंस के एस्टेट की तरफ ही आ रहे हैं और बहुत अग्रेसिव लग रहे हैं। यही वजह थी कि वो भागता हुआ खबर देने आया था। आर्मी। हुहाई फिर से पैनिक करने लगा। उसने जाओगाओ की तरफ देखा। मास्टर, जाओगाओ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा प्लान क्या है। क्या मेरी सच में इतनी हिम्मत है कि मैं दिन दहाड़े प्रिंस के एस्टेट को आर्मी से घेर लूं? हाँ, मेरी हिम्मत तो थी। हुहाई के एस्टेट के बाहर मैंने बस अपना हाथ उठाया और मेरे पीछे आ रही चिन आर्मी ने अपने
परफेक्ट मार्चिंग स्टेप्स के साथ एक ही झटके में पूरे प्रिंस एस्टेट को लॉकडाउन कर दिया। गेट पर खड़े दोनों गार्ड्स बुरी तरह कांप रहे थे। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सर, उन्हें समझ आ गया था कि मेरे इंटेंशन सही नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे सामने सवाल पूछने की ना तो उनकी औकात थी और ना ही हिम्मत। वो बस सिर झुकाए डर से कांपते रहे। मेरे एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर अगर उनके हाथों में भाले का सपोर्ट ना होता तो वो दोनों अब तक जमीन पर गिर चुके होते। मेरी ऑरा का प्रेशर ही उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने उन दोनों की तरफ एक नजर भी नहीं देखा और धीरे से अपना राइट हैंड उठाया। सोल्जर्स मेरे ऑर्डर का वेट कर रहे थे। उन दोनों गार्ड्स को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरा इशारा क्या है, लेकिन मेरी अभी बात सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां मौजूद हर एक बागी को खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरा ऑर्डर मिलते ही सोल्जर्स ने बिना एक पल की देरी किए अपने वेपन्स उठाए और हुहाई के एस्टेट में घुसकर मासाकर शुरू कर दिया। गेट पर खड़े वो दोनों गार्ड सबसे पहले मारे गए। मेरी बात खत्म होते ही वो दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें रुक चुकी थी। मैं बस चुपचाप ये सब देखता रहा। हो सकता है इस एस्टेट के सर्वेंट्स इनोसेंट हो या कम से कम उन्हें मौत की सजा नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन मेरा उन्हें छोड़ने का कोई प्लान नहीं था। जब जड़ से उखाड़ना हो तो कुछ भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। कौन जानता है कि जिंदा बचा हुआ इंसान आगे चलकर क्या बन जाए। अगर उन्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो अपनी किस्मत को करें कि उन्होंने गलत एस्टेट और गलत मालिक चुना। आज हुहाई और जाओ गाओ का गेम ओवर होगा और साथ में इन सर्वेंट्स का भी। देखते ही देखते पूरे एस्टेट में चीख पुकार मच गई। हुहाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सदमे में जम गया था और फिर अचानक बाहर की तरफ भागा, लेकिन जाओ गाओ ने उसे कसकर पकड़ लिया। कोई बेवकूफी मत करना, चिन्मो पूरी तैयारी के साथ आया है। हमें अभी यहां से एस्केप करना होगा। जाओ गाओ ने हुहाई का हाथ इतनी जोर से पकड़ा था कि दर्द होने लगा। जाओ गाओ का चेहरा गुस्से और टेंशन से काला पड़ चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने सच में प्रिंस के घर पर अटैक कर दिया। मास्टर, ये चिन्मो तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मैं ग्रेट किंग का 18th प्रिंस। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी एस्टेट में आर्मी घुसाने की? क्या वो सिर्फ एक लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर, एक मामूली ऑफिशियल होकर मुझे मारना चाहता है? इतने सालों में ऐसा कोई नहीं था जिसने उसके रॉयल स्टेटस को इस तरह इग्नोर किया हो। एम्परर यिंग जंग के सबसे चहेते बेटे के तौर पर पूरे ग्रेट चिन एम्पायर में हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करता था, और मेरी इतनी हिम्मत। जाओ गांव ने अभी भी हुहाई को पकड़ा हुआ था। वो समझ चुका था कि इस एम्पायर में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करने से डरूं। आज का ये अटैक क्लियरली मुझे और हुहाई को टारगेट कर रहा था। जाओ गांव का चेहरा बेहद खराब हो चुका था। 90% चांसेस थे कि मैं उन्हें मारने ही आया हूं। हमारे प्लान को याद रखो, चलो यहां से। जाओ गाओ ने हुहाई को खींचा और दीवार फांदकर एस्केप करने की कोशिश की। आप दोनों कहां जा रहे हैं? मेरी ठंडी आवाज गूंजी। जाओ का चेहरा आंसुओं की तरह सेध पड़ गया। उसने रियलाइज किया कि चारों तरफ मेरे एलिट फाइटर्स ने उन्हें घेर लिया है। हुहाई ने मौका देखकर अपना हाथ छुड़ाया। किन्मो, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरे एस्टेट के लोगों को मारा और अब उसका और जाओ गाओ का रास्ता भी ब्लॉक कर दिया। वो एम्परर का फेवरेट बेटा था। उसे यकीन नहीं था कि मैं सच में उसे मार सकता हूं। मेरे चेहरे पर एक मॉकिंग स्मर्क आ गई। अब समझ आया कि जाओ गाओ ने हुहाई को क्यों चुना। बेवकूफ कहीं का, इडियट। जाओ गाओ ने मन ही मन उसे गाली दी। अब तो क्लियर था कि वो यहां से भाग नहीं सकते। प्रिंस सही कह रहे हैं, जाओ गाओ ने कहा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सर, आपके आने की खबर नहीं थी। माई चाहूंगा कि हम आपका वेलकम नहीं कर पाए, लेकिन आप इस तरह आर्मी लेकर घुसे और इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, इससे प्रिंस काफी अपसेट है। जाओ गाओ बड़ी चालाकी से मेन पॉइंट को घुमा रहा था और मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। मास्टर जाओ, आपकी बातों का क्या बागियों और गद्दारों को पकड़ने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने जाओ गाओ को घूरते हुए आखिर कह दिया। बकवास बंद करो। हुआई हैरानी और गुस्से से चिल्लाया। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैंने इतनी आसानी से उन्हें गद्दार कह दिया, जैसे किसी ने उनके चेहरे से नकाब नोच लिया हो। हुआई खुद को रोक नहीं पाया। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सर, आप ये क्या कह रहे हैं? जाओ गाओ सिर्फ एक मामूली औनुक हूं, लेकिन मैंने सालों तक ग्रेट किन के लिए अपनी जी जान लगाई है। मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया है और कभी एम्पायर के खिलाफ कोई गद्दारी नहीं की। और प्रिंस, वो तो एम्पायर के रॉयल ब्लड हैं, वो अपने ही एम्पायर के खिलाफ कुछ कैसे कर सकते हैं? जाओ गाओ ने खुद को काम दिखाने की कोशिश की। कुछ बातें खुलेआम नहीं बोली जा सकती थी। हुहाई के चेहरे पर भी थोड़ी राहत दिखी। सही तो है, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन लिया ही नहीं था। सारे प्लान्स तो सीक्रेट थे, मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। अगर मैं बिना किसी प्रूफ के उन्हें गिरफ्तार करूंगा तो लोग मुझ पर ही सवाल उठाएंगे। ये सोचकर हुहाई मुझे एक फियरलेस एटीट्यूड के साथ घूरने लगा। जी जान लगाई है। इन सालों में तुम दोनों के हाथों कितने प्रिंसेस की बलि चढ़ी है, कितने मिनिस्टर्स तुम्हारे हाथों मारे गए। क्या उनका काउंट कम है? मैंने अपना सिर हिलाया। मेरा चेहरा एकदम कोल्ड था। तुम दोनों को क्या लगता है एम्परर यिंग जंग को तुम्हारे इन काले कारनामों के बारे में कुछ नहीं पता? जाओ गाओ, तुमने 20 सालों से ज्यादा एम्परर के घोरों की लगाम पकड़ी है, फिर भी तुम उन्हें समझ नहीं
पाए। अगर उन्होंने तुम्हारी पुरानी लॉयल्टी का लिहाज ना किया होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज मेरे सामने अपने पैरों पर खड़े होकर बात कर पाते? ये सुनकर हु हाई और जाओ गाओ दोनों के होश उड़ गए। ये सच था कि इतने सालों में उन्होंने कभी ओपन रिबेलियन नहीं किया था और ना ही ग्रेट चिन के साथ कोई गद्दारी की थी, लेकिन अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए और हु हाई को थ्रोन दिलाने के लिए उन्होंने अपने ही लोगों को जरूर मरवाया था। मैं जाओ गाओ बस अपनी लाइफ थोड़ी बेहतर बनाना चाहता था। क्या इसमें कुछ गलत है? जाओ गाओ ने मेरी और हु हाई की तरफ उंगली उठाई। तुम जैसे लोग पैदा होते ही लग्जरी और पावर में खेलते हो और हमें एक एक कदम खून पसीना बहाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तुम्हें क्या पता कि ये स्ट्रगल क्या होता है? उसे समझ आ गया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जाओ गाओ के अंदर पिछले 20 सालों का दबा हुआ गुस्सा फटता था। इस दुनिया में कुछ लोग बॉर्न प्रिविलेज होते हैं और उसके जैसे छोटे लोगों को सिर्फ जिल्लत झेलनी पड़ती है। एक छोटे से सर्वेंट से शुरुआत कर। सिर्फ कमजोर लोग ही सहानुभूति मांगते हैं, मैंने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। कमजोर जाओ गाओ ने आज तक जो पोजीशन हासिल की थी और जो पूरे एम्पायर में फैला हुआ लुओंग नेटवर्क बनाया था, उसके बाद वो खुद को कभी वीक नहीं मानता था। यहां तक कि अब जब मेरी आर्मी ने उसे घेर रखा था तब भी उसे नहीं लगता था कि वो यहां हारेगा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सर, क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ इन सोल्जर्स के दम पर आप हमें पकड़ लेंगे? जाओ गाओ ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और एकदम शांत हो गया। जाओ गाओ खुद एक ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर था और उसके साथ ग्रैंड मास्टर लेवल के 6 सॉर्ड स्लेव्स भी थे और उन 6 के पास किंग यो की 8 लेजेंडरी सॉर्ड्स थी। उनका टीम वर्क बेमिसाल था और मेरी तरफ सिर्फ मैं अकेला ही उनके लेवल का फाइटर था। अगर वो मुझे बिजी कर दे तो ये सॉल्डी रूपीस चाहे पूरी एक और आर्मी आ जाए, जाओ गाओ को नहीं रोक सकते। तभी 6 काली परछाइयां चमकी। 6 सॉर्ड स्लेव्स अब जाओ गाओ के आसपास खड़े थे। उनकी लेजेंडरी तलवारें एक साथ म्यान से बाहर आ गईं और उन्होंने मेरी तरफ अपनी अटैक फॉर्मेशन बना ली। ज़ेनगांग 6 सॉर्ड स्लेव्स का लीडर, वो ग्रुप का किलर था। उसकी सॉर्ड टेक्निक बेहद ब्रुटाल थी। वो सीधा सामने से अटैक करके दुश्मन का ध्यान खींचता था और साथ ही अपोनेंट की स्किल्स को एनालाइज करके कॉम्बैट प्लान बनाता था। दुआन शुए 6 सॉर्ड स्लेव्स का स्टेल्थ एक्सपर्ट, वो इनविजिबिलिटी स्किल में माहिर था और बिना कोई निशान छोड़े जान ले सकता था। वो हमेशा छुपकर सही मौके का इंतजार करता था ताकि एक ही स्ट्राइक में दुश्मन का गला काट सके। लुआन शेन, उसके चारों तरफ एक डेमोनिक ऑरा थी। वो खून का प्यासा और खूंखार था। वो इंसानों के किसी भी रूल को नहीं मानता था और अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो ग्रुप का मेन सपोर्ट फाइटर था। वांग लियांग, जो ट्विन सोर्ड्स वांग लियांग यूज करता था, वो भूत की तरह साइड से अटैक करता था जिसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल था। वो बैटल का रिजल्ट बदल सकता था। वो ग्रुप का अपॉर्चुनिस्ट था। जुआनपो और मे हन ट्विन सिस्टर्स, उनकी सॉर्ड्स का नाम भी जुआनपो और मे हन था। वो इल्यूजन क्रिएट करने और दुश्मन को फंसाने में माहिर थी। वो ग्रुप की ट्रैपर्स थी। जिन लोगों को मैंने मारने का टारगेट बना लिया, मैंने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, वो कभी बचकर नहीं जा पाए। अगर मैं ना चाहूं तो मेरी आंखों के सामने से जिंदा बच निकलना इन छपरी असासिन्स के बस की बात नहीं है। कितना घमंड है! ज़ेनगांग जोर से चिल्लाया और अपनी भारी तलवार लेकर सबसे पहले मुझ पर टूट पड़ा। उसका निशाना सीधा मेरा चेहरा था। मैंने बस अपना सिर थोड़ा सा साइड किया। ज़ेनगांग ने तुरंत अपनी सोर्ड रोकी और एक हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा। मैं पीछे की तरफ हट गया। 6 सॉर्ड स्लेव्स का मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में अच्छा खासा नाम था। अपने फ्लॉलेस टीमवर्क के दम पर उन्होंने ना जाने कितने फाइटर्स और एक्सपर्ट्स को मौत के घाट उतारा था। ज़ेनगांग में अटैक करके एक सॉलिड ओपनिंग बना ली थी। उसके अटैक करते ही बाकी 5 ने भी अपना मूव चल दिया। दुआन शुए ने खुद को इनविजिबल कर लिया और सही मौके का इंतजार करने लगा। जैसे ही मैं ज़ेनगांग के हमले से बचने के लिए पीछे हटा, दुआन शुई अचानक मेरे पीछे से प्रकट हुआ। उसकी तलवार सीधा मेरे दिल को चीरने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैं तेजी से घूमा और अपना हाथ उठाकर एक जोरदार पाम स्ट्राइक मारी। दुआन शुए, जो स्ट्राइक मिस होने के बाद वापस हाइड होने की कोशिश कर रहा था, वो सीधा हवा में उड़ गया। वो कोर्टयार्ड की एक छोटी दीवार से जा टकराया और फिर दोबारा नहीं उठ सका। बाकी असासिन्स पल भर के लिए हैरान रह गए, पर उन्होंने तुरंत अपना अटैक कंटिन्यू किया। लुआन शेन अपनी ब्लडी ऑरा के साथ आगे बढ़ा और ज़ेनगांग की सॉर्ड एनर्जी के गैप्स को यूज करते हुए मुझ पर टूट बदा। मैंने अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया और डॉज कर लिया। वांग लियांग साइड से अटैक करके उनकी फॉर्मेशन के गैप्स को भर रहा था। उसके अटैक्स एकदम अनएक्सपेक्टेड एंगल से आ रहे थे और वो ठीक वहीं स्ट्राइक कर रहा था जहां मैं डॉज करके पहुंच रहा था, लेकिन मैं फिर भी उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। मेरी बॉडी स्पिन हुई और मेरे पैर की ठोकर ने वांग लियांग की ट्विन सोर्ड्स को ब्लॉक कर दिया। वांग लियांग का बैलेंस बिगड़ा और वो अपनी ही सॉर्ड के मोमेंटम के साथ पीछे की तरफ खिंच गया। उसकी तलवार लगभग उसके हाथ से छूटकर ज़ेनगांग को ही लगने वाली थी। वांग लियांग
का चेहरा सीरियस हो गया। उसने खुद को संभाला और वापस फाइट में कूद मारा। जुआनपो और मिएहन, वो दोनों बहनों के ट्विन अटैक्स एकदम इल्यूजनरी थे, जो बाकी असासिन्स के लिए ओपनिंग्स बना रहे थे। भले ही उनका स्टेल्थ एक्सपर्ट मारा गया था, लेकिन बाकी पांचों का टीम वर्क अभी भी फ्लॉलेस था। ज़ेनगांग ने एक बार फिर अपनी एनालिसिस स्किल्स का यूज किया। सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, मास्टर को यहां से निकालने का रास्ता बनाओ। हालांकि मैं उन पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था, फिर भी इतने खतरनाक कॉम्बोस के बीच में बिल्कुल रिलैक्स था। ज़ेनगांग कि अगर मैं सच में सीरियस हो गया तो वो सब मिलकर भी मेरे सामने 3 मूव से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। आखिरकार मैंने एक ही पाम स्ट्राइक से दुआन शुए को खत्म कर दिया था और उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो पक्का मर चुका है। हो गया तुम्हारा खेल, मेरी शांत आवाज गूंजी। अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। वो पांचों चौंक गए। मेरे ऑरा पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उस भारी प्रेशर की वजह से उनके अंदर की इंटरनल एनर्जी भी स्लो हो गई थी। जुआनपो और मिएहन ने एक साथ मेरे लेफ्ट और राइट साइड से स्ट्राइक किया। ज़ेनगांग ने सामने से एक पावरफुल सोर्ड स्लैश मारा। लुआन शेन उसके ठीक पीछे से अटैक कर रहा था और वांग लियांग मेरे पीछे से मेरे दिल पर निशाना लगा रहा था। मेरे हाथों एक बार पिटने के बाद वांग लियांग बस किसी भी तरह मुझे एक झटके में खत्म करना चाहता था, लेकिन उनके सारे डेडली अटैक्स मेरे शरीर से बस 1 इंच दूर आकर रुक गए। उन्होंने अपने अटैक्स नहीं रोके थे, बल्कि उनकी तलवारें आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इनविजिबल शील्ड ने उनकी स्वॉर्ड्स को ब्लॉक कर दिया हो। ब्रेक, मैंने एक हल्की सी आवाज में कहा। उन पांचों को ऐसा लगा जैसे कोई भयानक फोर्स उनके शरीर से टकराई हो। वो सबके सब एक साथ हवा में उड़े और चारों तरफ जमीन पे जा गिरे। उनके मुंह से खून निकलने लगा और वो उठ नहीं पा रहे थे। मास्टर, जल्दी यहां से भागिए, फाइट के बीच में ध्यान भटकाना अच्छी बात नहीं है। मैं ज़ेनगांग के ठीक सामने आ गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी गर्दन पकड़ी और एक झटके में क्रैक। ज़ेनगांग की गर्दन टूट चुकी थी और उसकी सांसें रुक गईं। जुआनपो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके गले पर एक पतली सी लाइन बन चुकी है, जहां से तेजी से खून बाहर निकल रहा था। उसके शब्द उसके गले में ही घुट गए और वो जमीन पर गिर पड़ी थी और हमेशा के लिए शांत हो गई। बाकी असासिन्स को तो पता भी नहीं चला कि कब उनकी गर्दन भी कट चुकी थी। वो सब तरपते हुए जमीन पर गिर गए और मारे गए। चिन जनरल के गले से थूक नीचे नहीं उतर रहा था। उसने अपनी कमर पर हाथ लगाया। उसकी म्यान खाली थी। मैं उसके ब्रॉन्ज स्वॉर्ड को पकड़े हुए जाओ गाओ की तरफ बढ़ रहा था। अब तुम्हारी बारी है। जाओ गाओ का चेहरा डर से भयानक हो चुका था। जिन 6 स्वॉर्ड स्लेव्स को उसने इतने सालों तक ट्रेन किया था, वो मुझे कुछ सेकंड्स के लिए भी नहीं रोक पाए। बाहर से देखने पर लग रहा था कि हमारी फाइट लंबी चली, लेकिन असलियत में मैंने पलक झपकते ही उस इनविंसिबल टीम वर्क वाले 6 स्वॉर्ड स्लेव्स को मिटा दिया था। जाओ गाओ को भागने का एक भी मौका नहीं मिला। जाओ गाओ ने मुझे घूरते हुए देखा, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर हूं। उसके अंदर से एक ग्रैंड मास्टर की पूरी ऑरा फूट डरी। मैंने कहा था ना, तुम्हें मरना होगा और तुम जिंदा नहीं बच सकते। उस ब्रॉन्ज स्वॉर्ड से एक तेज वाइब्रेशन की आवाज आई और उसकी स्वॉर्ड एनर्जी आसमान छूने लगी। मैंने एक सीधा स्लैश मारा। जाओ गाओ का चेहरा गुस्से से पागल हो चुका था। वो हवा में उछला और अपने पंजों से मुझ पर अटैक किया। उसके काले नाखूनों से एक डरावनी डार्क एनर्जी निकल रही थी, जो किसी की भी जान लेने के लिए काफी थी। बूम! एक भयानक धमाका हुआ। हुआई के एस्टेट के उस पवेलियन के सारे पिलर्स कट गए और वो पूरी बिल्डिंग भर भराकर नीचे गिर पड़ी। ईंटें और लकड़ियां जमीन पर गिरी और हर तरफ धूल का गुबार छा गया। पास के कुछ पत्थर के पहाड़ भी 2 टुकड़ों में कट चुके थे और जाओ गाओ, वो स्वॉर्ड एनर्जी सीधा उसकी कमर के आर पार हो गई थी और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो चुके थे। तुम भी। जाओ गाओ का आधा शरीर मुझे उंगली दिखाते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसकी सांसें रुक गईं और उसकी आंखें। मैंने उस आधे कटे जाओ गाओ को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मेरे लिए मारना बस इतना ही सिंपल था। तलवार निकली और मौत पक्की। हुआई दहशत में फटी आंखों से ये सब देख रहा था। जाओ गाओ की बॉडी पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। हुआई आखिरकार सदमे से बाहर आया। वो मुझे देखकर पीछे खिसकने लगा। लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर सर, मैं ऐसा नहीं चाहता था। ये सब जाओ गाओ की साजिश थी। मैं आपके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? मैं ग्रेट चिन के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ? हुआई डर के मारे कुछ भी बके जा रहा था। शंची, उसे जानते हो? मैंने पूछा। मैं हुआई एक पल के लिए रुका। वो मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। लुआंग के असासिन्स का शियांग में घुसना। तुम्हें पता था? हुआई ने पहले नामे सिर हिलाया, फिर तुरंत हाँ कर दिया। जब तुम्हें सब कुछ पता था और तुमने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है? मैंने हुआई को घूरा। हुआई बहस करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। चूंकि तुम एक प्रिंस हो, इसलिए मैं तुम्हें इज्जत की मौत दे रहा हूं। मैंने पूरी ताकत से उस ब्रॉन्ज स्वॉर्ड को फेंका और वो सीधा हुआई के पैरों के पास जमीन में जा धंसी। हुआई डर के मारे उछल दरा। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ था। वो पैदाइशी अमीर था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे मौत का इस तरह सामना करना पड़ेगा।
उसे नहीं पता था कि अब क्या करे। पहले जब भी वो किसी मुसीबत में होता था तो जाओ गाओ से पूछता था, लेकिन अब जाओ गाओ मर चुका था। अब वो किसी से मदद नहीं मांग सकता था। जो पेड़ उसे धूप और आंधी से बचाता था वो कट चुका था। इस ब्लडी बैटल ग्राउंड में उसे पहली बार असली डर महसूस हुआ। वो मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था, उम्मीद कर रहा था कि मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिया था, सुसाइड। हु हाई अपना सिरनामे हिलाने लगा। उसकी आंखों में नफरत थी। नहीं, मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं बस क्राउन प्रिंस बनना चाहता था। मैं ब्रेटकिन के लिए कुछ करना चाहता था। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? वो अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा था। अपनी एम्बिशन के लिए तुमने और जॉगाओ ने थ्रोन हेड अपनी की कोशिश की। खुद से पूछो, क्या तुम सच में गलत नहीं हो? मैंने हु हाई को कोल्ड आंखों से देखा। पावर के लिए कुछ भी करना, अपने ही पिता को मारकर थ्रोन हेड अपना, सिर्फ इसी क्राइम के लिए हु हाई का 100 बार मरना तय था। हु हाई की बॉडी कांपने लगी। मेरी कोल्ड आंखों को देखकर वो थर-थर कांप रहा था। उसने अपने कांपते हाथों से सामने गरी हुई ब्रॉन्ज स्वॉर्ड को जोर से बाहर निकाला। मास्टर ने सही कहा था, हारने का मतलब है सीधे अबिस में गिरना। वो ठंडी स्वॉर्ड उसके शरीर के आर पार हो गई। हु हाई को जैसे शांति मिल गई। तो मौत बस ऐसी होती है। हु हाई के मुंह से खून निकलने लगा। उसके घाव से खून की धार बह निकली। प्राइम मिनिस्टर, मेरी तरफ से फादर को सॉरी कह देना। वो एम्परर यिंगजंग का सबसे चहेता बेटा था। अगर मजबूरी ना होती तो वो अपने ही पिता को मारने का क्यों सोचता? इतना कहकर हु हाई आगे की तरफ गिरा और घुटनों के बल बैठ गया। तलवार का हिल्त जमीन से टकराया और स्वॉर्ड उसकी बॉडी में थोड़ी और अंदर धंस गई। मैं बस हु हाई की डेड बॉडी को कोल्डली देखता रहा। अगर दिल में थोड़ी सी भी शर्म थी तो ये नौबत ही क्यों आई? हु हाई की मौत तो उसी दिन तय हो गई थी। कुछ लाइंस ऐसी होती है जिन्हें क्रॉस करना एक ऑफिशियल के लिए मना है और एक प्रिंस के लिए तो स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन हु हाई ने वो सारी हदों को पार किया। 18th प्रिंस को पूरे सम्मान के साथ दफना देना। आखिर वो एम्परर यिंगजंग का प्यारा बेटा था। मैंने ऑर्डर दिया और एस्टेट से बाहर निकलने लगा। मेरे साथ आई पूरी चिन आर्मी एक दूसरे का मुंह देख रही थी। आज उन्होंने क्या क्या देख लिया था। सिर्फ एक ही दिन में वो खूंखार शंची एक ही स्ट्राइक में मारा गया। जाओ गाओ का चैप्टर क्लोज हो गया और यहां तक कि 18th प्रिंस भी। शायद ये दिन उनकी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा हाईलाइट था और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके सामने से गुजरने वाला लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर सकता था। उसने रेबल्स का ऐसे सफाया किया जैसे कोई मजाक हो। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चिन जनरल ने अपनी खाली म्यान को पकड़ा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तलवार मेरी हाथों में कब आई। हु हाई के एस्टेट से निकलकर मैं सीधा अपने मानशन वापस आ गया। मेरे ऑर्डर्स पर हु हाई की बॉडी को रिकवर कर लिया गया था और एक प्रिंस के लेवल का फ्यूनरल तैयार किया जा रहा था। शंघाई गया हुआ हुआंगजोंग वो एलिक्सर पिल्स लेकर वापस आ गया था। मैंशन पहुंचते ही मैं सीधा हुआंगजोंग से मिला। सर, मिशन सक्सेसफुल रहा, मैं इमॉर्टल एलिक्सर ले आया हूं। ये कहते हुए हुआंगजोंग ने एक वुडन बॉक्स निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैंने सिर हिलाया। गुड जॉब, ये मेरी ड्यूटी है सर। हुआंगजोंग ने आदर से सिर झुकाया। मेडिसिन आ चुकी है, अब पैलेस जाने का वक्त आ गया है। उम्मीद है इसका रिजल्ट अच्छा होगा। पैलेस जाने के लिए कैरेज तैयार करो। कुछ ही देर में शियांग पैलेस के गेट पर एक कैरेज आकर रुका। कैरेज देखते ही सारे इंपीरियल गार्ड्स एकदम अलर्ट और स्ट्रेट खड़े हो गए। मैं कैरेज से उतरा और पैलेस के अंदर जाने लगा। सर, गेट पर खड़े गार्ड्स ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ सलूट किया। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मेरे पीछे हुआंगजोंग वो वुडन बॉक्स लेकर चल रहा था। हम सीधे एम्परर यिंगजंग के बेड चेंबर की तरफ गए। मैंने वो बॉक्स अपने हाथ में लिया और बेड चेंबर के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही करवी मेडिसिन की स्मेल आने लगी। एम्परर यिंगजंग बहुत समय से अपनी हेल्थ रिकवर करने के लिए दवाइयां ले रहे थे, जिसकी वजह से पूरे कमरे में सिर्फ मेडिसिन की ही महक थी। मैं सीधा इनर चेंबर में चला गया। पूरे एम्पायर में सिर्फ मेरी ही हिम्मत थी जो एम्परर के प्राइवेट रूम में बिना परमिशन घुस सके। किसी की प्रेजेंस फील करते ही यिंगजंग ने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। उनकी आंखों में एक पूशी की चमक आ गई। चंगचुआन, योर मैजेस्टी। मैं यिंगजंग के पास गया और हल्का सा झुककर रेस्पेक्ट दी। चंगचुआन, तुम कुछ दिनों से पैलेस नहीं आए, आज आए हो तो क्या मेडिसिन ढूंढने का कोई रिजल्ट मिला? यिंगजंग काफी होपफुल लग रहे थे। पिछले कुछ दिनों से यिंगजंग अपनी हेल्थ के लिए लगातार मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन नॉर्मल दवाइयों का उनकी बॉडी पर कोई असर नहीं हो रहा था। इतने टाइम से मेडिसिन लेने के बाद भी उन्हें अपनी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट फील नहीं हुआ। योर मैजेस्टी, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। आज मैंने आर्मी ले जाकर प्रिंस हु हाई के एस्टेट को लॉकडाउन कर दिया। मैंने जाओ गाओ को प्रिंस के घर में ही एक्सिक्यूट कर दिया है और प्रिंस हु हाई ने सुसाइड कर लिया है। यह सुनते ही यिंगजंग की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मेरी बात सुनते रहे। वो जानते थे कि मैं बिना वजह किसी ऑफिशियल को नहीं मारूंगा और किसी प्रिंस को तो बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी बात कंटिन्यू की। कल मुझे लुआंग के मूवमेंट्स के बारे में इंटेलिजेंस मिली थी। उनके टॉप एसेसिन्स सीक्रेटली शियांग सिटी में घुस चुके थे और पैलेस और मेरे एस्टेट के बाहर घात लगाए बैठे थे। जेल से भागा हुआ ब्लैक स्वॉर्ड्समैन सेंग ची भी शहर में आ चुका था और इस पूरे ऑपरेशन में इंपीरियल गार्ड्स के कुछ लोग भी शामिल थे। इन सब का सिर्फ एक ही मोटिव था,
थ्रोन पर कब्जा करना, मरने से पहले 18th प्रिंस ने आपसे मारी मांगी है और सॉरी कहा है। हालांकि मेरे लिए उसकी वो माई एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन शायद एम्परर यिंगजंग को इससे थोड़ी शांति मिले। मैंने उन्हें सब कुछ एकदम सच बता दिया और फिर चुप हो गया। सच कड़वा होता है, लेकिन यिंगजंग को यह सच जानना ही था। जो इंसान पिछले 20 सालों से उनके साथ था और उनका अपना खून, उनका अपना बेटा, दोनों ने मिलकर उन्हें धोखा दिया था। यिंगजंग को इस बात को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। मैंने और यिंगजंग ने एक साथ बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी। इस पूरे सफर में यिंगजंग ने न सिर्फ पॉलिटिक्स को संभाला था, बल्कि अपनों के बहुत से धोखे भी सहे थे। आज जो हुआ उससे यिंगजंग का दिल पूरी तरह टूट चुका था। आस्कर हुहाई की वजह से यिंगजंग के लिए उनके बेटे चाहे कितने भी यूजलेस क्यों न हो, उन्हें फर्क नहीं डरता था। बस शर्त यह थी कि वो एम्पायर के खिलाफ कुछ न करें। लेकिन हुहाई ने जो लाइन क्रॉस की थी उसकी कोई मारी नहीं थी। मेरे चुप होते ही पूरे कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। बहुत देर बाद जाओ गाओ हुहाई, बहुत बढ़िया, यिंगजंग की आवाज में एक भयानक गुस्सा और डर था जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में वो खून का प्यासा पागलपन आ गया था जो पूरी दुनिया को, बाहर खैरे छोटे एउनक्स को नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन एम्परर का वो खूंखार गुस्सा सुनकर उनके पसीने छूट गए और वो कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। एम्परर गुस्से में थे। एक छोटी सी गलती और सबके सिर धड़ से अलग हो सकते थे। हालांकि यिंगजंग की हेल्थ अभी खराब थी, लेकिन फिर भी एक कॉन्करर एम्परर वाली उनकी ऑरा में कोई कमी नहीं आई थी। उनके गुस्से के साथ साथ एक भयानक रॉयल ऑरा पूरे कमरे में फैल गई। एक इटर्नल एम्परर का खौफ क्या होता है ये कोई नहीं समझ सकता था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल यिंगजंग पागल होकर हजारों लोगों को काटने का ऑर्डर दे देंगे। उनका सबसे लाडला बेटा और 20 सालों से उनके साथ खड़ा उनका ऑफिशियल, दोनों ने मिलकर गद्दारी की थी। यिंगजंग गुस्से से पागल हो रहे थे, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट भी चुके थे। 27 साल पहले एक ओनुक लाओ आई ने रेबेलियन शुरू किया था और उसे सपोर्ट करने वाली कोई और नहीं, खुद यिंगजंग की सगी मां क्वीन मदर जाओजी थी। आज जो हुआ वो बिल्कुल उस 27 साल पुराने धोखे जैसा ही था। एक वो जो 20 सालों से उनके साथ था और दूसरा उनका अपना खून। मेरे सामने यिंगजंग ने अपने इमोशंस बिल्कुल नहीं छुपाए। उस भयानक गुस्से के बाद उनकी आंखों में एक गहरी थकान आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। जाओ गाओ और हुहाई, क्या सच में यिंगजंग को उनके काले कारनामों का पता नहीं था? उन्हें सब पता था। बस जाओ गाओ की पुरानी लॉयल्टी देखकर उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया था ताकि उसकी जान बची रहे। लेकिन उन्हें अब समझ आया कि जाओ गाओ की भूख सिर्फ एक पोजीशन तक लिमिट नहीं थी। हुहाई का टीचर होने के नाते वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। जब हुहाई पैदा हुआ था तब ग्रेट चिन एक भयानक सूखे का सामना कर रहा था। उसके पैदा होते ही वो सूखा खत्म हो गया। उस विट सबको लगा कि हुहाई ग्रेट चिन के लिए एक लकी चार्म है और उसके बाद भी हुहाई हमेशा यिंगजंग के सामने एक शरीफ और मासूम बच्चे की तरह ही बर्ताव करता था। इसी वजह से यिंगजंग का उस पर एक सॉफ्ट कॉर्नर था। अगर हुहाई कोई गलती भी करता तो वो उसे हल्का सा डांट कर छोड़ देते थे। लेकिन उसी लाडले बेटे ने आज अपने ही पिता को मारने की साजिश रची। यिंगजंग ने एक गहरी सांस छोड़ी। जो हेल्थ उन्होंने इतने दिनों में बनाई थी वो जैसे एक झटके में फिर से गिर गई। वो फर्स्ट एम्परर थे जिसने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन उनके बेटे एक से बढ़कर एक नालायक निकले। प्रिंस फूसू, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, वो अच्छा था लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और कमजोर था। वो तो यिंगजंग के बनाए हुए सिस्टम को ही बदलना चाहता था। हुहै बाहर से स्ट्रांग दिखता था लेकिन उसका अपना कोई दिमाग नहीं था। अगर वो थ्रोन पर बैठता तो पक्का किसी के हाथों की कठपुतली बन जाता। चांगचुआन, क्या मैंने इस पूरी दुनिया को जीतकर कोई गलती की है? यिंगजंग का चेहरा उदासी से भर गया। वो इटर्नल एम्परर जिसने आसमान को भी झुका दिया था, वो आज मेरे सामने इतना बेबस लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा कंफ्यूजन था। योर मैजेस्टी, आपको ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता था हुहाई और जाओगाओ के इस धोखे ने यिंगजंग के अंदर के सारे पुराने जख्म ताजा कर दिए थे। यिंगजंग ने अपनी आर्मी से पूरी दुनिया को जीता था, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे और ग्रेट वॉल खैरी की थी। दुनिया को लगता था कि फर्स्ट एम्परर एक जालिम और क्रूअल इंसान है। कोई ये नहीं देखना चाहता था कि यिंगजंग ने ही उन 100 सालों से चल रही वॉर्स को खत्म किया था और लाखों लोगों की जान बचाई थी। ग्रेट चिन के रूल्स ने क्रिमिनल्स को खत्म किया और आम लोगों को शांति दी। ग्रेट वॉल ने बाहर के दुश्मनों को रोका जो आने वाली हजारों जेनरेशंस को बचाएगा। कुछ काम प्यार से और धीरे धीरे भी किए जा सकते थे, लेकिन यिंगजंग आखिर एक इंसान ही थे। पता था कि उनके पास टाइम बहुत कम है। अगर वो इतने सख्त और ब्रुटाल फैसले नहीं लेते तो क्या वो इतने बड़े एम्पायर के दुश्मनों को एतमा कर पाते? उनके बिना ग्रेट चिन कैसे टिकता? यिंगजंग ने जो कुछ भी किया वो इस दुनिया की भलाई के लिए ही था, लेकिन कोई इस बात को समझना ही नहीं चाहता था। बदले में उन्हें क्या मिला? कोर्ट के अंदर जाओगाओ और हुहाई जैसे लोग पावर हड़पना चाहते हैं। कोर्ट के बाहर पुराने एम्पायर्स के बागी और अलग अलग क्लान सिर्फ ग्रेट किन को बर्बाद करने का मौका ढूंढ रहे हैं। उन एम्पायर्स ने 200 सालों तक आपस में लड़ाई की, दुनिया बर्बाद हो गई और आम लोग खून के आंसू रोए। यिंगजंग ने 10 साल लड़कर इस पूरी दुनिया को एक किया।
ग्रेट चिन बनाया ताकि लोगों को वार का दर्द ना सहना पड़े। उन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक लैंग्वेज और एक सिस्टम बनाया ताकि आम लोग भी पढ़ाई कर सके। आज वो अपने दिल की बात सिर्फ मुझसे कह सकते थे। मैं चुपचाप यिंग जंग का वो सारा दर्द सुन रहा था। इंसान कोई पत्थर नहीं होता, हर कोई चाहता है कि दुनिया एक साथ रहे। लोग बेवकूफ नहीं है, बस वो सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दुनिया की सबसे बड़ी पावर, इस लालच को कौन छोड़ना चाहेगा? इसमें दुनिया की क्या गलती है? ये आपकी गलती नहीं है योर मैजेस्टी। मेरी आंखें सीरियस हो गईं। वो पुराने एम्पायर्स के लोग और बाकी क्लान्स बाहर से भले ही ये ड्रामा करें कि वो एक टायरन के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन असलियत में वो भी हुआए और जाओ गाओ जैसे ही हैं। उन्हें भी वो अल्टीमेट पावर चाहिए। वो बस अपनी उस पावर की भूख को एक आवरण के पीछे छुपा रहे हैं। ये पूरी दुनिया बस मेरे मरने का इंतजार कर रही है। यिंग जंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इतने सालों में उनकी हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी। एम्पायर के अंदर और एम्पायर के बाहर ऐसे कितने लोग थे जो बस उनके मरने की दुआ कर रहे थे। वो बागी, वो अंती किन फोर्सेस, उनका अपना मिनिस्टर जाओ गाओ, उनका अपना बेटा हुहाई, और यहां तक कि पास्ट में उनके प्राइम मिनिस्टर लू बुए, अपने माँ जाओजी और अपने भाई चंजाओ, सबके सब बस यही चाहते थे कि यिंग जंग मर जाए। पावर के लिए वो बस यिंग जंग को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। इतना कहने के बाद यिंग जंग बिल्कुल चुप हो गए। मैंने भी कुछ नहीं कहा। पूरे कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। मैं यिंग जंग के पीछे खड़ा था, चुपचाप उनके शांत होने का इंतजार कर रहा था। कमरे में सिर्फ उस इंसेंस बैनर से धुआं उठ रहा था। खिड़की से आने वाली हवा से वो धुआं थोड़ा हिलता और फिर वापस सीधा होकर पूरे कमरे में फैलने लगता। बाहर खड़े वो छोटे यूनक्स अभी भी जमीन पर माथा टेके पड़े थे। उस शांत कमरे में वो सब किसी पत्थर की मूर्ति की तरह लग रहे थे, जिनके हिलने तक की हिम्मत नहीं। जब मैंने देखा कि यिंग जंग का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है, तब मैंने बोलना शुरू किया। योर मैजेस्टी, अगर पानी बहुत ज्यादा सा हो तो उसमें मछलियां नहीं बचती। माना कि ग्रेट चिन में जाओगाओ जैसे गद्दार है, लेकिन यहाँ लॉयल और सच्चे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। हमारे कोर्ट में ऐसे हजारों ऑफिशियल्स हैं जो एम्पायर के लिए जान दे सकते हैं। ग्रेट चिन की लाखों की आर्मी, ना जाने कितने सोल्जर्स ने देश के लिए अपनी जान दी है। दुनिया के लोग बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन चिन के लोग हमेशा लॉयल रहेंगे। आने वाले समय में ये पूरी दुनिया ग्रेट चिन का हिस्सा होगी और दुनिया का हर इंसान ग्रेट चिन का सिटीजन होगा। मेरी आवाज हमेशा की तरह एकदम कोल्ड और क्लियर थी, लेकिन मेरे हर एक शब्द में एक ऐसी पावर थी जिसे कोई हिला नहीं सकता था। यिंग जंग मेरे एक एक शब्द को गहराई से सुन रहे थे। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही था जिसका विजन उनके विजन से मैच करता था। मेरा और उनका गोल एक ही था, ग्रेट चिन को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाना। इस रास्ते पर चलते हुए यिंग जंग कभी किसी धोखे से नहीं डरे थे। तो अब वो अपने रास्ते से कैसे भटक सकते थे? अगर दुनिया के लोग बेवकूफ हैं, तो वो फर्स्ट एम्परर उनकी इस बेवकूफी को जड़ से मिटा देंगे। एम्परर की वो भयानक ऑरा एक बार फिर से जाग उठी। इस बार ये वो ऑरा थी जिसने पूरी दुनिया को कुचलकर ग्रेट किंग को बनाया था। यिंग जंग ने खुद को संभाला। जो लोग मर चुके हैं उनके बारे में सोचने से ज्यादा जरूरी है ग्रेट चिन के फ्यूचर के बारे में सोचना। उन्हें अभी बहुत से काम करने थे। चांगचुआन, आज जो तुम पैलेस आए हो, क्या सारी तैयारियां हो चुकी हैं? यिंग जंग को पता था कि मैं सिर्फ जाओ गाओ और हुहाई की मौत की खबर देने यहां नहीं आऊंगा। इस वक्त उनके लिए सबसे जरूरी चीज थी इमोर्टैलिटी। अपनी हेल्थ के बारे में उन्हें सबसे अच्छे से पता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और उस वुडन बॉक्स को खोल दिया। बॉक्स के अंदर एलिक्सिर की कई सारी बॉटल्स रखी हुई थी और खोलते ही उसमें से एक बहुत ही सूदिंग खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। बॉक्स में इतनी सारी दवाइयां देखकर मुझे लगा कि शायद युनजोंग जुन ने अपना पूरा स्टॉक ही दे दिया है। क्या ये वही एलिक्सिर है जो मेरी हेल्थ को ठीक करेगा? यिंग जंग ने बॉक्स में रखी उन छोटी छोटी बॉटल्स को देखा। क्या मुझे ये सब खानी पड़ेंगी? अगर मैं ये सब खाऊंगा तो ये कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएंगी। नहीं, आपको सिर्फ एक पिल लेनी है, मैंने समझाते हुए कहा। युनजोंग जन ने इसका नाम गैदरिंग इमॉर्टल पिल रखा है। रूमर्स है कि इसे लेने से इंसान को गॉड लेवल की पावर मिल सकती है और वो इमॉर्टैलिटी अचीव कर सकता है, लेकिन इसे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। मैंने बॉक्स में से एक छोटी सी बोतल निकाली। उसका ढक्कन खोलते ही एक तेज खुशबू बाहर आई। उस बोतल में से एक चमकती हुई गोल पिल मेरे हाथ में आ गिरी। एक बोतल में सिर्फ एक ही पिल थी। यिंग जंग ने वो पिल ली और बिना कुछ सोचे सीधा अपने मुंह में डाल ली। उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया था, तो अब डरने का कोई मतलब नहीं था। मेरी नजरें पूरी तरह से यिंग जंग पर टिकी थी। आखिर उस एलिक्सिर की पावर बहुत ही एक्सट्रीम थी। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो यिंग जंग की कमजोर बॉडी उस एनर्जी के धमाके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। शुक्र है कि ये वही एलिक्सिर था जिसे युनजोंग जुन खुद खाता था, तो इसे बनाते वक्त उसने पूरी सेफ्टी रखी होगी। इसका इफेक्ट और पावर बहुत ज्यादा ब्रुटाल नहीं थी। उस पिल को खाने के बाद यिंग जंग को कोई दर्द फील नहीं हुआ, बल्कि उस इमॉर्टल पिल के असर से यिंग जंग की बॉडी की वो सारी थकान और बूढ़ापा गायब होने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से जवान हो गए हैं। उनकी बॉडी के अंदर एक एंडलेस एनर्जी दौड़ रही थी और उनका दिमाग एकदम शार्प और क्लियर हो गया था।
उनके चेहरे पर एक शानदार ऊशी आ गई। ना जाने कितने सालों बाद उन्हें अपनी बॉडी इतनी हल्की और पावरफुल फील हो रही थी। अगर उनकी बॉडी हमेशा ऐसी ही रही तो वो ग्रेट किन के लिए पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रौंद सकते हैं। लेकिन अफसोस, ये एलिक्सिर उनकी खराब हो चुकी हेल्थ को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता था।